हाँ जी, करें स्टार्ट। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है डीबीएमएस। तो थोड़ी सी लंबी क्लास चलेगी। आज डीबीएमएस को खत्म कर देंगे, कल एसक्यूएल को खत्म कर देंगे। तो कल आपका डीबीएमएस का पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में कल जहां पर खत्म किया था वहीं से आगे बढ़ते हैं अपन। तो बच्चों, एफडी कल मैंने खत्म कर दी थी कि एफडी दो तरीके की होती है। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है? अगर वाई एट्रीब्यूट, अच्छा कल की क्लास ने देखी है तो आज की क्लास थोड़ी कम समझ में आएगी, इसलिए जब भी तुम क्लास देखने आओ तो पुरानी क्लास देख के आ जाया करो। क्लियर? अब चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। 23 आपकी क्या बन चुकी है? मैराथन। 23 मैराथन बन चुकी है। कल 2 आएगी, परसों भी 2 मैराथन आएगी। कल में से एक आएगी आपके रीजनिंग की, और एक आएगी आपके कंप्यूटर की, और उसके बाद भी एक रीजनिंग की और एक कंप्यूटर की आएगी। तो 4 मैराथन 2 दिन में हो जाएगी। ओएस के पेपर बन रहे हैं, डाल देंगे। टेंशन फ्री रहो, अभी तो नॉलेज लो। पेपर का टाइम आ रहा है, टेंशन फ्री रहिए आप। और अगर किसी को ओएस के एमसीक्यू करने हैं तो पुरानी पीडीएफ निकाल लीजिए। डेली पीडीएफ में खूब सारे एमसीक्यू, वो सारे कर जाना। चलो चलो, बातें नहीं। अब देखो, क्लोजर ऑफ एट्रीब्यूट जो बातें करनी थी कल ही मैंने 2 मिनट, अब इधर देख लीजिए। 2 घंटे के लिए अलर्ट रहना बच्चों। क्लोजर ऑफ एट्रीब्यूट, किसी भी एट्रीब्यूट का क्लोजर क्या होता है? तो किसी भी एट्रीब्यूट का क्लोजर ये होता है कि वो कहां तक पहुंचा जा सकता है। बच्चों क्लियर? वो कहां कहां तक पहुंचा सकता है, कौन कौन से एट्रीब्यूट तक उसकी पहुंच है। तो मान लीजिए आपको ये दे दे, रिलेशन। इसके अंदर बच्चों कौन कौन से एट्रीब्यूट है? इसके अंदर ए है, बी है, सी है और डी है। बच्चों क्लियर? और यहाँ पर आपको एफडीज दे रखी है। कौन कौन सी एफडीज है? तो एफडी दे रखी है आपको, ए से बी दे रखी है, बी से सी दे रखी है। बच्चों क्लियर? और सी डी से ए दे रखा है। ये पॉइंट भी आपके क्लियर है। अब अगर आपको कोई पूछे कि ए का क्लोजर बताइए, तो ए का क्लोजर क्या है? तो ए से बच्चों कल मैंने आपको एफडी बताया था, तो एफडी में 2 मिनट में बोल देता हूँ। ऐसे तो पूरा वीडियो देखना पड़ेगा एफडी का। क्लियर? कल का वीडियो देखना। आज डीबीएमएस वाला चैप्टर पूरा क्लोज कर देंगे। कल एसक्यूएल वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस कल खत्म कर देंगे, है ना? तो ध्यान रखना, कल डीबीएमएस की शायद लास्ट क्लास होगी। फिर एक टॉपिक बचेगा, ऑल पॉसिबल एट्रीब्यूट्स डिटरमाइंड बाय ए। वेरी गुड। तो बच्चों एक बार बताइए, ए की अगर मैं बात करूं तो ए का क्लोजर क्या होगा कि जहां से जहां ए पहुंच सकता है, तो इन एफडी को यूज करते हैं। ए से ए पे तो जा ही सकता है क्योंकि रिफ्लेक्सिव है। बच्चों आर्मस्ट्रांग, एक्सिमोज क्या कहते हैं कि ए से ए तो निकल ही जाएगा। बच्चों क्लियर? तो ए से अपन बी पे पहुंच सकते हैं, बी से अपन सी पे पहुंच सकते हैं। बच्चों अपन कहाँ पहुंच सकते हैं? अपन एबीसी पे पहुंच सकते हैं। तो याद रखिएगा, ए से अपन कहाँ पहुंच सकते हैं? एबीसी। लेकिन एक बार बताओ बच्चों, ए से ए पे पहुंच गए, ए से बी पे पहुंच गए, बी से सी पे पहुंच गए, अब सी डी से ए पे, तो ये तो ए का क्लोजर ये हो गया। अगर कोई पूछे बी का क्लोजर बताइए, तो बी का क्लोजर भी निकाल लेते हैं। तो बी के क्लोजर का मतलब बी से कहाँ पहुंचा जा सकता है? तो बी से बी पे पहुंचा जा सकता है, बी से सी पे पहुंचा जा सकता है। क्लियर? कोई पूछे सी डी का क्लोजर बताइए, तो सी डी का क्लोजर क्या होगा? सी डी से सी डी पे पहुंचा जा सकता है, सी डी से ए पे पहुंचा जा सकता है, ए से बी पे पहुंचा जा सकता है। 4 एट्रीब्यूट सब पे पहुंच चुके हैं। तो याद रखिए, जो आपको सब पे पहुंचा दे उसको कहते हैं कैंडिडेट की। तो सीडी यहाँ कैंडिडेट की हो जाएगी, सीडी यहाँ कैंडिडेट की हो जाएगी। सीडी एक कैंडिडेट की है, एक कैंडिडेट की है। बच्चों क्लियर? कैंडिडेट की है। क्यों है कैंडिडेट की? कैंडिडेट की होगी तो सुपर भी होगी, कैंडिडेट होगी। बच्चों सीडी एक कैंडिडेट की है, लेकिन कौन से टाइप की कैंडिडेट की है? कंपोजिट टाइप की कैंडिडेट की है। कंपोजिट टाइप की कैंडिडेट की है। क्या सीडी एक सुपर की है? बिल्कुल सुपर की है, क्योंकि यूनिकनेस डिफाइन करने के लिए सुपर की को अपन यूज करते हैं। बच्चों क्लियर? तो एक एक क्लोजर सेट में ए तो आएगा ही, ए से बी आएगा, बी से सी आएगा। तो याद रखिए, एक एक क्लोजर सेट में ए बी सी आएगा। देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान रखना। एक एक क्लोजर सेट ऐसे भी लिख सकते हो कि एक एक क्लोजर सेट में कौन कौन आता है। तो एक एक क्लोजर सेट में एबीसी आता है, तीनों पे पहुंचा जा सकता है। बच्चों क्लियर? इसी तरीके से बी के क्लोजर सेट में बी और सी आएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि बी के क्लोजर सेट में कौन कौन आएगा? बच्चों बी और सी आएगा। ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा, सीडी के क्लोजर सेट में सब कुछ आएगा, तो सीडी के क्लोजर सेट में सब आ जाएगा, इसलिए सीडी है ना, वो सभी एट्रीब्यूट के ऊपर पहुंच सकता है, इसलिए सीडी को एक कैंडिडेट की कहते हैं। बच्चों क्लियर? तो क्लोजर क्या होता है? द क्लोजर ऑफ ए सेट ऑफ attribute x is the set of all attribute that are functionally determined by x। बच्चों क्लियर? x का क्लोजर वो होगा जो x के द्वारा निकाला जा सकता है, जहां से x के द्वारा पहुंचा जा सकता है। बच्चों उसको क्या कहते हैं अपन? किसी एट्रीब्यूट का क्लोजर। अगर ये पॉइंट समझ में आ गया तो एक बार कमेंट कर दो। क्लियर है बच्चों? अपन हर चीज को लेंगे, आज कवर करेंगे।
दुनिया का जितना भी पॉइंट उन सबको कवर करेंगे, लेकिन क्लोजर पॉइंट आपके सामने आ जाना चाहिए। अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि ठीक है सर, अगर मैं ये लेता हूँ, एक रिलेशन है बच्चों, एक रिलेशन है, अलर्ट रहना, एक रिलेशन है बच्चों, रिलेशन क्या है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये रिलेशन है ए बी सी डी। और अगर यहाँ पर एफ डीज आपको दे रखी है, एफ डीज क्या दे रखी है, ए से बी दे रखी है, सी से डी दे रखा है, सी से डी दे रखा है और बी से सी दे रखा है। और आपसे पूछ रहा है बताइए इसकी कैंडिडेट की बताइए, इसकी कैंडिडेट की कौन कौन सी है बच्चों, क्लियर। इसकी सुपर की बताइए, सुपर की कौन कौन सी है। इसके प्राइम एट्रीब्यूट बताइए, प्राइम एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं। तो प्राइम एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं जिनसे मिलकर कैंडिडेट की बनती है, उनको क्या कहते हैं, प्राइम एट्रीब्यूट। इसके नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं ये बताइए, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं बच्चों, क्लियर। ये पॉइंट भी आपको दिमाग में रखना है कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं। वो ये पूछ ले डिग्री ऑफ टेबल बताइए, तो 4 है। कार्डिलिटी अपन बता नहीं सकते क्योंकि इस रिलेशन में कितने टपल है वो अपन को पता नहीं है। अब चलिए अपन एक एक चीज को उठाते हैं, ए से बी जाएगा, बी से सी आएगा, सी से डी आएगा। तो अपन से पूछा जा रहा है सी के बताइए। तो बच्चों याद रखना शॉर्टकट होता है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। शॉर्ट ट्रिक्स होती है, शॉर्टकट्स होते हैं, उनको अपन को देखना है। शॉर्टकट्स क्या है बच्चों, ये पॉइंट याद रखना। राइट हैंड साइड में देखिए एफडी, एफडी जो होती है बच्चों, ये क्या होती है, फंक्शनल डिटरमाइन करती है। यानी बी है वो ए सी के द्वारा निकल जाएगा, डी सी के द्वारा और सी बी के द्वारा। शॉर्टकट ये है कि यहाँ पर बी सी डी आ गया तो प्रत्येक कैंडिडेट की में कौन बचा, तो बी सी डी आ गया तो प्रत्येक कैंडिडेट की में, प्रत्येक सी के में ए तो आएगा ही, में ए तो आएगा ही, ए तो आएगा ही बच्चों, क्लियर। प्रत्येक कैंडिडेट की में ए तो आएगा ही बच्चों, क्लियर। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। प्रत्येक कैंडिडेट की में ए तो आएगा ही बच्चों, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ए तो आएगा ही प्रत्येक कैंडिडेट की में। तो बच्चों अगर कोई पूछे ए का क्लोजर सेट निकालो आप बच्चों, क्लियर। ए तो आएगा ही, मतलब कैंडिडेट की या तो ए होगी या फिर ए नहीं होगी तो इसके अपर, अपर मतलब दो दो वेरिएबल वाले होंगे बच्चों, क्लियर। याद रखना अगर ए ही कैंडिडेट की बन गई तो ए से बनने वाली सब सुपर की हो जाएगी। तो ए का क्लोजर सेट, क्योंकि प्रत्येक कैंडिडेट की में ए तो आएगा ही, तो मिनिमम से मिनिमम कैंडिडेट की क्या हो सकती है, ए। तो ए का क्लोजर सेट निकालो। अगर एक कैंडिडेट की होगी तो याद रखिए ए से सबके ऊपर पहुंचा जा सकता है। ए से बच्चों, ए से ए पे पहुंचा जा सकता है, बी पे पहुंचा जा सकता है, ए से ए पे पहुंच रहे, ए से बी पे पहुंच रहे, बी से सी पे पहुंच रहे हैं और सी से डी पे पहुंच रहे हैं बच्चों, क्लियर। तो याद रखिए एक एक क्लोजर सेट में सारे के सारे आएंगे। इसका मतलब एक कैंडिडेट की हो गई, ए एक कैंडिडेट की है, ए एक कैंडिडेट की है बच्चों, क्लियर। कैंडिडेट की है, ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, ए एक कैंडिडेट की है। अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि सर और कोई कैंडिडेट की बन सकती है क्या, तो बच्चों और कोई कैंडिडेट की नहीं बनेगी, केवल ए ही एक कैंडिडेट की बनेगा। क्यों, क्योंकि ए के साथ जब भी वेरिएबल लेंगे दूसरा, क्योंकि आपने बोला प्रत्येक कैंडिडेट की में ए तो आएगा ही, तो बच्चों ए के साथ जो भी लेंगे, चाहे ए के साथ बी लेंगे या कुछ भी लेंगे, तो फिर वो सुपर की बन जाएगा बच्चों, क्लियर। कोई आपसे पूछे बताओ कैंडिडेट की सेट के क्या होगा, तो कैंडिडेट की सेट में केवल ए ही आएगा बच्चों, क्लियर। एक चीज आपको मैं और बता देता हूँ, याद रखना यहाँ पर बच्चों ए आपकी कैंडिडेट की है। अब बच्चों और ए तो लेना ही जरूरी है, ए के बिना तो कोई सुपर की बनेगी नहीं, क्यों, क्योंकि कैंडिडेट की के साथ वेरिएबल जोड़ने से सुपर की बनती है। तो मैंने कहा ए आपकी एक कैंडिडेट की है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों सुपर की कितनी बनेगी, तो इसको बदल सकते हैं, इसको बदल सकते हैं, इसको बदलने के कितने तरीके हैं, दो, इसको बदलने के दो, इसके बदलने के दो। बी ले भी सकते हो, नहीं भी, सी ले भी सकते हो, नहीं भी, डी ले भी सकते हो, नहीं भी। टोटल कितना हो गया बच्चों, 8। तो ये पॉइंट भी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अच्छा एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, मान लीजिए सुपर की है, ये क्या है बच्चों, सुपर की है। यहाँ पर ए तो आपका यहाँ है जो कि कैंडिडेट की है, और यही बच्चों आपकी प्राइमरी की भी है, क्योंकि यहाँ अल्टरनेट की नहीं है, हर रिलेशन में एक प्राइमरी की होती है। इसके अलावा बच्चों ए के साथ बी सुपर, ए के साथ सी सुपर, क्या ये सुपर है, बिल्कुल है। ए के साथ बच्चों डी सुपर, अच्छा बी के साथ सी और बी के साथ डी बच्चों, क्लियर। इसी तरीके से ए बी के साथ कितना सी और ए बी के साथ कौन डी, और बच्चों एक और याद रखो ए बी सी डी। तो ये सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाने चाहिए। ये सबके सब सुपर की है क्योंकि इनमें कैंडिडेट की मौजूद है। मिनिमल याद रखना, मिनिमल सुपर की इज कॉल्ड कैंडिडेट की, इससे छोटी कोई नहीं है बच्चों। आप डी हटाओ कैंडिडेट सुपर है, सी हटाओ सुपर है, बी हटाओ सुपर है, आप कुछ नहीं हटा सकते, तो मिनिमल सुपर की। तो मिनिमल सुपर की जो होती है वो कैंडिडेट की होती है। ये कल मैंने आपको समझा दिया था, एक बार कमेंट कर दो कि बच्चों ये बताइए सुपर की कौन कौन सी है। तो सुपर की ये सारी है, तो 8 की 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7, कोई दो बार लिख दिया क्या, ए बी ए सी ए डी,
ए बी, ए के साथ ए बी, ए सी, ए डी, ठीक है। फिर बी के साथ सी, बी के साथ डी, ठीक है, बी के साथ डी, फिर 2 × 2 × 2, इनको ले या नहीं ले या नहीं दे, 8 हो गए। तो एक बार बताइए, ए हो गया, ए के साथ बी हो गया, ए के साथ सी हो गया, ए के साथ डी, बी सी नहीं बनेगा ना, ये क्या किया मैंने, गड़बड़ कर दी मैंने। ए तो आना ही चाहिए ना, तो ए तो आना ही चाहिए बच्चों, ए तो आना ही चाहिए। तो ए हो गया, ए बी, ए सी, ए डी, ठीक है। ए वाले दो वाले सारे खत्म। फिर क्या हो जाएगा, ए बी सी, ए बी डी, ए सी डी, ए सी डी रह गया। तो बच्चों 3 और 3 6 7 और 1 8, बच्चों क्लियर। टोटल सुपर की कितनी होगी बच्चों, 8, और कैंडिडेट की कितनी होगी, तो बच्चों 1। अल्टरनेट की है नहीं, प्राइमरी की यहाँ 1 होगी मेरे हिसाब से। अंत क्लियर। एक बार कमेंट कर दीजिए कि यहाँ से बिल्कुल क्लियर है। किस तरीके से अपन देखते हैं, क्लियर। मैं चाहता हूँ सभी बच्चे कमेंट करें, क्या होता है कैंडिडेट की, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करें। अच्छा, क्या होता है कैंडिडेट की बच्चों, जहां से सभी एट्रीब्यूट के ऊपर पहुंचा जा सके। अच्छा, क्या होता है क्लोजर, किस एट्रीब्यूट का क्लोजर ये होता है कि कौन कौन से एट्रीब्यूट पे वहां पर यूनिकली पहुंचा जा सकता है, वो क्या कहलाता है, क्लोजर। बच्चों क्लियर। तो यहाँ पर कैंडिडेट की कौन है इस क्वेश्चन में, कैंडिडेट की, तो इस क्वेश्चन के अंदर जो कैंडिडेट की है वो कौन है, ए। सुपर की कितनी होगी, तो सुपर की बच्चों यहाँ पर 8 होगी। कौन कौन सी, अभी बताया, जैसे ए है, ए बी है, ए सी है, ए डी है, ए डी है, ए बी सी है, ए बी डी है, ए बी डी है, ए सी डी है, और ए बी सी डी है, ए बी सी डी है। ये आपकी क्या है बच्चों, सुपर की है, ठीक है। प्राइम एट्रीब्यूट कौन कौन से, तो प्राइम एट्रीब्यूट केवल कौन सा है, तो प्राइम एट्रीब्यूट केवल आपका ए है, जिससे मिलकर कैंडिडेट की बनती है, उनको प्राइम एट्रीब्यूट कहते हैं। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन कौन से आपके, तो बी सी डी, ये की के अंदर काम नहीं आते, की एट्रीब्यूट के अंदर काम नहीं आते, कैंडिडेट की के पार्ट नहीं है। जो कैंडिडेट की के पार्ट नहीं है, जो एट्रीब्यूट से कैंडिडेट की नहीं बनती, जिन एट्रीब्यूट से कैंडिडेट की नहीं बनती, एट्रीब्यूट से कैंडिडेट की नहीं बनती, कैंडिडेट की नहीं बनती, की नहीं बनती है ना, नहीं बनती, उनको अपन क्या कहते हैं, याद रखिए, बनती है उनको नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कहते हैं। एक बार कमेंट कर दो कि यहाँ से बिल्कुल क्लियर है और मक्खन की तरह क्लियर है। तो बच्चों किस तरीके से अपन को इनको निकालना है, तो इसी का फिर अपन नॉर्मलाइजेशन देखेंगे, नॉर्मल फॉर्म देखेंगे। एक बार अपन फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्लियर। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन है और ये कई बार आ चुका है, ध्यान रखिए। अपन को इसकी कैंडिडेट की निकालनी है, क्या निकालनी है, कैंडिडेट की। तो बच्चों सबसे पहले अपना कैंडिडेट की निकालना है। अच्छा, सुपर की निकालना है, सुपर की कितनी बनेगी, प्राइम एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं ये निकालना है। वही क्वेश्चन पूरा का पूरा, प्राइम एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं, प्राइम एट्रीब्यूट के बाद अपन को क्या निकालना है, तो प्राइम एट्रीब्यूट के बाद अपन को नॉन प्राइम एट्रीब्यूट निकालना, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट निकालना है बच्चों, क्लियर। और सुपर की संख्या निकालनी। याद रखिए ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, एक बार इनको देख लेते हैं, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन कौन से। तो बच्चों एक बार बताइए, वही शॉर्टकट से अपन को चलना है। शॉर्टकट ये कहता है राइट हैंड साइड में देखिए, तो राइट हैंड साइड में बच्चों आप बताइए कौन कौन है। तो राइट हैंड साइड में ए है, सी है, डी है, लेकिन बी और ई नहीं, बी नहीं है बच्चों, क्लियर। तो प्रत्येक कैंडिडेट की में, तो प्रत्येक कैंडिडेट की में बी तो आएगा ही, प्रत्येक सीके में बी तो आएगा ही, बी तो आएगा ही, बी तो आएगा ही बच्चों, क्लियर। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अब बच्चों ए आ गया, सी आ गया, डी आ गया, तो बी तो प्रत्येक कैंडिडेट की में आएगा ही। अब बी का क्लोजर सेट निकाल लेते हैं अपन, तो बी से बी तो आएगा ही बच्चों, बी से बी तो आएगा ही। अब देखिए, अब एक बार बताइए, बी से बी आएगा, सब तो नहीं आए, तो बी तो कैंडिडेट की नहीं है बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अब की बार बी फेल हो गया, क्यों, क्योंकि बी से अपन आगे कहीं नहीं जा रहे। ये क्या कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है दोनों मिलाकर सी पे भी ले जा सकते हैं और दोनों मिलाकर डी पे भी ले जा सकते हैं। इधर के टुकड़े हो सकते हैं, कल एफडी बताया था, इधर के टुकड़े नहीं हो सकते। ये दोनों मिलकर यूनिकनेस ला सकते हैं, इन दोनों से सी डिफाइन हो जाता है और डी भी डिफाइन हो जाता है। तो बच्चों बी अकेला रिप्लेस नहीं कर सकता, ये भी मिलाकर उससे सी डी आ सकता है बच्चों, क्लियर। अब बी या कैंडिडेट की नहीं है, क्योंकि बी से सभी एट्रीब्यूट पे नहीं पहुंचा जा सकता। तो वर्ड है बी से सभी एट्रीब्यूट पे नहीं पहुंचा जा सकता, एट्रीब्यूट पर, बी से सभी एट्रीब्यूट पर नहीं पहुंचा जा सकता, नहीं पहुंचा जा सकता, नहीं पहुंचा जा सकता है बच्चों, क्लियर। बी से सभी एट्रीब्यूट पे नहीं पहुंचा जा सकता है, तो बी कैंडिडेट की नहीं है, बी कैंडिडेट की नहीं है, कैंडिडेट की नहीं है, कैंडिडेट की नहीं है बच्चों, क्लियर, कैंडिडेट की नहीं है। तो फिर क्या करें, की नहीं है तो बी के ग्रुप ही लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने बोला शॉर्टकट से कि प्रत्येक कैंडिडेट की में बी तो आएगा ही। तो बी के साथ बच्चों ग्रुपिंग एक एक की ले लो पहले,
बी के साथ बच्चों सी, बी के साथ ए ले लिया, बी के साथ क्या ले लो सी, बी के साथ क्या ले लो बच्चों डी। इनके क्लोजर निकालो, क्योंकि तीन ही तो ग्रुप बन सकते हैं, पहले इनके क्लोजर निकाल लेते हैं बच्चों। ए बी से ए बी तो आएगा ही, अब ए बी से क्या आ जाएगा सी डी। इसका मतलब याद रखिए ये कैंडिडेट की सेट है, कैंडिडेट की सेट। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ए बी आ जाएगा बच्चों, ए बी एक कैंडिडेट की है। अब बच्चों बी सी से बी सी आएगा, ये कंफर्म है। अब बच्चों बी सी से बी सी आएगा, लेकिन आगे नहीं जा सकते, इसका मतलब बी सी फेल हो गया बच्चों, ये कैंडिडेट की नहीं है। अब बी डी को चेक कीजिए, बी डी से बी डी तो आएगा ही, अब बी डी आएगा बच्चों, लेकिन डी से ए बी आ जाएगा, बी डी से बी डी आएगा और डी से ए आ जाएगा, और ए बी से बच्चों सी बी आ जाएगा। इसका मतलब याद रखिए बी डी भी एक कैंडिडेट की है बच्चों। क्लियर, ये पॉइंट आपके क्लियर अभी तक? अभी और चेक करना बाकी है, क्यों? क्योंकि याद रखिए, याद रखो, बी कैंडिडेट की नहीं था तो बी के ग्रुप बनाए, ये बन गया, ये बन गया, ये जो कैंडिडेट की में आते जा रहे हैं उनको हटा देते हैं। लेकिन आप बताइए बीसी क्या कैंडिडेट की है क्या नहीं, तो बीसी के और ग्रुप बनाइए। तो बीसी का जब मैं ग्रुप बनाऊंगा तो बीसी के साथ या तो ए या बीसी के साथ क्या लगाऊंगा डी। इसके अलावा और क्या बनेगा, तीन तीन का, क्योंकि दो दो का बन गया, अब तीन तीन का देखो। तो बच्चों एक बार बताइए, ए बी एक सुपर की, ए बी कैंडिडेट है तो यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब ये कैंडिडेट नहीं है, ये तो क्या बन गई बच्चों सुपर। बच्चों क्लियर, क्या ये कैंडिडेट की है? नहीं, ये कैंडिडेट नहीं रही, ये एबीसी कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कैंडिडेट नहीं, ये कैंडिडेट नहीं है, ये कैंडिडेट नहीं है। क्यों नहीं है कैंडिडेट? क्योंकि इसके अंदर ए बी आ गया। कैंडिडेट की जब आ जाती है, कैंडिडेट नहीं है, सुपर की है बच्चों। क्लियर, ये क्या चीज है? ये सुपर की है, ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अब बी डी को देखो, बी डी यहाँ मौजूद है तो ये भी कैंडिडेट की नहीं, ये सुपर की है। तो बच्चों याद रखिए, अब कोई आगे ग्रुपिंग वाला कोई बचा नहीं, इसकी ग्रुपिंग क्या बना दी, इनकी ग्रुपिंग वाला कोई बचा नहीं। इसका मतलब यहाँ पर कैंडिडेट की कौन कौन आई, तो यहाँ पर जो कैंडिडेट की है रिजल्ट वो क्या आया, यहाँ पर कैंडिडेट की दो है बच्चों। कौन कौन? एक तो ए बी आ रहा है और एक कौन आ रहा है, बी डी बच्चों। क्लियर, ए बी और बी डी यहाँ पर कैंडिडेट की है। नेक्स्ट आगे बढ़िए, ए डी और बी डी, ए बी और बी डी यहाँ पर कैंडिडेट की है। अच्छा, सुपर की कितनी बनेगी, तो सुपर की भी अपन निकाल लेते हैं। तो बच्चों सुपर की कैसे निकालें? सबसे पहले तो आपसे पूछे प्राइम एट्रीब्यूट बताओ, तो प्राइम एट्रीब्यूट ए बी डी है। जो बच्चों याद रखना, जो कैंडिडेट की बनाने के काम में आते हैं उनको प्राइम एट्रीब्यूट कहते हैं। ए बी डी कैंडिडेट की बनाने के काम में आ रहा है, और बच्चों सी है वो कैंडिडेट की बनाने के काम में नहीं आ रहा है, इसलिए नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि केवल सुपर की अपन को और देखनी है बच्चों। क्लियर, एक बार इसको देखिए, सुपर क्यों मैं बना देता हूँ। अच्छा, ए बी के जोड़े से कितनी सुपर की बनेगी, तो बच्चों ये और ये चेंज होगा, इसका मतलब चार। कौन कौन? एक तो खुद ए बी, एक ए बी के साथ सी, एक ए बी के साथ डी, और एक ए बी के साथ सी डी, ये चार ही तो बनेगी बच्चों, कोई दिक्कत है ही नहीं। अब बच्चों एक बार बताइए, अच्छा बी सी डी के जोड़े से भी कितनी बनेगी, सॉरी बी डी के जोड़े से भी कितनी बनेगी, तो बी डी के जोड़े से भी अपन बना लेते हैं। तो बी डी तो आपका यहाँ है ही, ये दो ही तो चेंज हो सकते हैं, तो ये भी कितनी बनेगी, चार। अब जो रिपीट है उनको हटा देंगे अपन, तो बी डी से बी डी तो आएगा ही, तो बी डी के साथ बच्चों ए आएगा ही बच्चों, बी डी के साथ बच्चों सी तो आएगा ही, और बी डी के साथ बच्चों ये तो आएगा ही। यहाँ तक क्लियर? तो इसी पैटर्न पे मैंने लिख दिया ये चार, लेकिन बच्चों इनमें से कहीं रिपीट हो जाएगी। ए बी सी डी ये तो पूरा चार है, लेकिन ए बी देखिए नहीं है, ए बी सी देखिए नहीं है, ए बी डी देखिए बिल्कुल रिपीट है, और ए बी सी डी देखिए रिपीट है। तो इसका मतलब टोटल कितनी हो जाएगी, छह। ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो जानी चाहिए। तो सुपर की कितनी बनेगी बच्चों, छह सुपर की बनेगी, छह सुपर की, दो कैंडिडेट की, प्राइम एट्रीब्यूट तीन, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट एक बच्चों। क्लियर? अभी कौन कौन सी है तो वो लिस्ट आपकी यहाँ पर आ जाएगी। कौन कौन है बच्चों सुपर की, तो सुपर की में ए बी आ जाएगा, बी डी आ जाएगा, फिर ए बी सी आ जाएगा, ए बी डी आ जाएगा बच्चों। क्लियर? ए बी डी आ जाएगा, और बी डी ए बी सी डी आ जाएगा, सी डी आ जाएगा, 1 2 3 4 5, और एक कौन सा बना बच्चों, बी सी डी बन जाएगा, बी सी डी। क्लियर? ये टोटल 6 बन जाएगा। तो ये पॉइंट भी आपके क्लियर है। तो क्या होता है प्राइम एट्रीब्यूट, क्या होता है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट? हाँ जी, एक बार कमेंट कर दो फटाफट कि सर बिल्कुल क्लियर है, और मक्खन की तरह क्लियर है। क्या होता है कैंडिडेट की, क्या होता है सुपर की, क्या होता है कैंडिडेट की संख्या, क्या होता है सुपर की संख्या, क्या होता है कैंडिडेट की सेट, क्या होता है प्राइम एट्रीब्यूट, क्या होता है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। बच्चों क्लियर? इस तरीके से निकालते हैं, ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आइए। यहाँ तक आपके बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक दो क्वेश्चन अपन और देखते हैं, इसको भी देखिए, फिर इन्हीं को अपन नॉर्मलाइजेशन के अंदर
यूज करेंगे सबको। बच्चों आर ए बी सी डी ई एफ है, सी से एफ है, ई से ई है, ई से ए, ई सी से डी है, ए से बी है। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कि कैंडिडेट की क्या है, सुपर की क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट क्या है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या है। बच्चों क्लियर? तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज को फिर समझते हैं। चलो एक काम करो, ये तो सारी चीजें हो ही गई, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन और देखते हैं। मेरी इच्छा है एक क्वेश्चन और देख लो। बच्चों ए आ गया, बी आ गया, ए आ गया, बी आ गया, डी आ गया, एफ आ गया, सी और ई, तो प्रत्येक कैंडिडेट की में सी और ई तो आएगा ही। बच्चों क्लियर? प्रत्येक कैंडिडेट की में, प्रत्येक कैंडिडेट की में, प्रत्येक कैंडिडेट की में सी ई तो आएगा ही, सी ई तो आएगा ही, आएगा ही। बच्चों क्लियर? आएगा ही। अब एक बात बताइए, तो मैंने कहा चलो सी ई कर देते हैं। अब देखते हैं क्या ये कैंडिडेट की है क्या, तो कैंडिडेट की है तो इसका क्लोजर निकालते हैं। सी से सी तो आएगा ही, अब सी ई से एफ ए आएगा, बच्चों ए एफ भी आएगा, ई सी से डी बी आएगा, ये लीजिए डी बी आएगा, ए से बी बी आएगा, तो क्या ए बी सी डी ई एफ, अच्छे कैसे आगे? बिल्कुल आगे। तो सी एक कैंडिडेट की है। बच्चों क्लियर? अब इसके ऊपर बच्चों एक अकेली कैंडिडेट हो गई, तो वो कह रहा है प्रत्येक कैंडिडेट में सी तो आएगा ही, सी के ग्रुप बनाओगे सारे सुपर हो जाएंगे। अब एक बार बताइए कैंडिडेट की कितना हो गया, तो कैंडिडेट की बच्चों सी हो गया। बच्चों क्लियर? ये कैंडिडेट की है। प्राइमरी की भी यही है। बच्चों क्लियर? यहाँ पर सुपर की आ जाएगी, तो सुपर की बच्चों सी के साथ अपन इन सबको चेंज कर सकते हैं। बच्चों क्लियर? याद रखिए कितने हैं ये टोटल, तो टोटल 6। तो इसको बदलने के तरीके 2 2 2 2। बच्चों क्लियर? टोटल कितने हो गए? 16। तो सुपर की हो गई बच्चों 16, जिसमें से ये हो गई कितनी? 1। तो ये सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाने चाहिए मेरे हिसाब से अंत तक। क्लियर? अब बच्चों करना क्या है, सी के जोड़े बना दो। सी के जोड़े बनाओगे तो सुपर की आ जाएगी, लेकिन प्रत्येक 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 सुपर की में सी तो होगा ही। बच्चों क्लियर? अगर कैंडिडेट की ये है तो बच्चों प्रत्येक कैंडिडेट की में सुपर तो प्रत्येक सुपर की में कैंडिडेट की होगा ही। बच्चों क्लियर? अब चलिए अपन जितने भी क्वेश्चन किए उन क्वेश्चन के लिए अपन नॉर्मलाइजेशन को देखते हैं। सबसे पहले अपन एक एक चीज को देखते हैं, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। पहले मैं आपको पूरी थ्योरी समझा रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। क्लियर? आगे और भी क्वेश्चन है जो उनको देखेंगे अपन। हाँ जी बच्चों, इन क्वेश्चन को देखेंगे नॉर्मलाइजेशन के साथ। अब यहाँ पर आइए, नॉर्मलाइजेशन होता क्या। क्लियर? एक बार कमेंट कर दो सब कि यहाँ से बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, 100% समझ में आ रहा है। टॉपिक का क्या नाम है, तो टॉपिक का नाम है क्या, डीबीएमएस। और डीबीएमएस में पूरा लॉजिक आपके क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ जी, कमेंट करो, जो भी आधे घंटे में बताया सब कुछ क्लियर है। नेक्स्ट चलिए, नॉर्मलाइजेशन क्यों किया जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है बच्चों, क्लियर? एक ही डेफिनेशन है जो कई बार आ जाती है। बच्चों एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, एक बहुत बड़ी टेबल है जिसमें रिपीटेशन बहुत ज्यादा है। अब रिपीटेशन बहुत ज्यादा है तो बच्चों एक बार बताइए, रिडंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई तो अपन क्या करते हैं, उसको नॉर्मलाइज करते हैं। क्योंकि किसी चीज में से रिडंडेंसी हटाने के लिए, उसकी इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन को वन वर्ड में इसलिए ऐसे देखा जाता है कि किसी टेबल के टुकड़े करना नॉर्मलाइजेशन कहलाता है, और बच्चों टुकड़ी की हुई टेबल को मर्ज करना डीनॉर्मलाइजेशन कहलाता है। क्लियर? तो याद रखिए नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, डिवाइड द, मतलब बड़ी टेबल को छोटी छोटी टेबल में बांट दिया जाता है। नॉर्मलाइजेशन बच्चों क्लियर? तो नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि नॉर्मलाइजेशन होता है क्या। तो नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें रिडंडेंसी कम की जाती है। बच्चों क्लियर? तो नॉर्मलाइजेशन इज ए प्रोसेस, नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन ए डेटाबेस टू रिड्यूस रिडंडेंसी। नॉर्मलाइजेशन से क्या होता है, तो बस डेफिनेशन आपके सामने, नॉर्मलाइजेशन से रिडंडेंसी, रिडंडेंसी कम होती है, रिडंडेंसी कम होती है, रिडंडेंसी कम होती है। आखिर होता कैसे है नॉर्मलाइजेशन, क्या करे कि नॉर्मल हो जाए। बच्चों क्लियर? तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब है छोटी छोटी टेबल में ब्रेक करना। नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन का मतलब है डेटाबेस को छोटी छोटी टेबल में, एक बिग डेटाबेस को, बिग डेटाबेस जिसमें रिडंडेंसी है, बिग डेटाबेस, बिग डेटाबेस जिसमें जिसमें रिडंडेंसी है, जिसमें रिडंडेंसी है, रिडंडेंसी, रिडंडेंसी है, उसको 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 छोटे छोटे डेटाबेस में तोड़ा जाता है, छोटे 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 डेटाबेस में तोड़ा जाता है, डेटाबेस छोटी छोटी टेबल में तोड़ा जाता है, बेस या टेबल में तोड़ा जाता है। बच्चों के लिए टेबल में
तोड़ा जाता है। ये पॉइंट आपके क्लियर। एक बहुत बड़ी टेबल को छोटी छोटी टेबल में तोड़ा जाता है। हाँ जी बच्चों, यहाँ तक क्लियर? मेरे हिसाब से यहाँ तक आपके कोई दिक्कत नहीं होगी। बड़ी टेबल को छोटे छोटे टेबल में तोड़ा जाता है क्योंकि बड़ी टेबल में रिपीटेशन बहुत है, और रिपीटेशन से बच्चों क्या होगा? रिपीटेशन से बच्चों स्पेस भर जाएगा, रिपीटेशन से बच्चों सीपीयू को प्रोसेस करने में टाइम ज्यादा लगेगा, रिपीटेशन ज्यादा होगा तो मैनेजमेंट करने में भी टाइम लगेगा, रिपीटेशन ज्यादा होगा तो मेंटेनेंस भी ढंग से नहीं हो पाएगी, रिपीटेशन ज्यादा होगा कंसिस्टेंसी नहीं बनी रह सकती, और रिपीटेशन ज्यादा होगा तो इंटीग्रिटी भी लॉस हो जाएगी बच्चों। क्लियर? तो ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए। ये आज ही क्लियर है बच्चों? तो याद रखिए, एक बहुत बड़ी टेबल को छोटे छोटे टेबल में, टेबल को इफिशिएंट करना नॉर्मलाइजेशन, हाँ ये भी बोल सकते हो। नॉर्मलाइजेशन में बहुत बड़ी टेबल को छोटे छोटे टेबल में तोड़ा जाता है ताकि डुप्लीकेट हट जाए, ताकि रिडंडेंसी कम हो जाए बच्चों। क्लियर? ये पॉइंट भी आपके समझ में आ गया होगा। चलिए नॉर्मलाइजेशन। अब बच्चों इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है? डीनॉर्मलाइजेशन। अच्छा, कोई ये कहे कि डीनॉर्मलाइजेशन क्या होता है, कोई आपसे ये कह दे नॉर्मलाइजेशन, तो बच्चों अपन ने नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन, डीनॉर्मलाइजेशन। अब एक चीज सुनो, किसी के बीपी बढ़ती है, ठीक है, किसी के बीपी कम होती है। अब मेरे को बीपी बढ़ गई बच्चों, बीपी बढ़ गई तो मेरे को नॉर्मल किया गया। अब नॉर्मल करने के चक्कर में इतनी कम बीपी हो गई कि बीपी वापस बढ़ानी पड़ेगी बच्चों। क्लियर? तो याद रखिए, वापस सुन लो, नॉर्मलाइज करने का मतलब है छोटे छोटे टेबल के अंदर तोड़ देना। लेकिन इतनी ज्यादा टेबल हो गई कि अब उनकी मेंटेनेंस ही नहीं हो पा रही है बच्चों, उनको मर्जी नहीं किया जा रहा है बच्चों, उनको यूजेबल ही नहीं काउंट किया जा रहा है, उनको इतनी कम टेबल में, इतनी ज्यादा टेबल में तोड़ दिया कि उनके फॉरेन की के कंसेप्ट लगाने में बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। हाँ, रिडंडेंसी तो कम हो रही है, रिडंडेंसी तो कम हो रही है, लेकिन बच्चों छोटी छोटी टेबल को उनको मेंटेन कैसे करें, उनको यूज कैसे करें? उनकी यूजेबिलिटी डाउन हो गई, उनकी मेंटेनेंस डाउन हो गई बच्चों। क्लियर है ना? उनकी मेंटेनेबिलिटी डाउन हो गई। ये जो चीज है इसको बोलते हैं डीनॉर्मलाइजेशन। तो डीनॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें छोटी छोटी टेबल को मर्ज करके एक बड़ी टेबल बनाई जाती है बच्चों। क्लियर? तो डीनॉर्मलाइजेशन, डीनॉर्मलाइजेशन में छोटे छोटे, डीनॉर्मलाइजेशन, डीनॉर्मलाइजेशन में छोटी छोटी टेबल को जोड़कर, छोटी छोटी टेबल को जोड़कर, छोटी छोटी टेबल को जोड़कर, टेबल को जोड़कर, टेबल को जोड़कर एक बड़ी टेबल बनाई जाती है, जोड़कर एक बड़ी टेबल बनाई जाती है, एक बड़ी टेबल बनाई जाती है, टेबल बनाई जा सकती है ताकि डेटाबेस इफिशिएंट रहे, बनाई जाती है बच्चों। क्लियर? ताकि डेटाबेस इफिशिएंट बना रहे, ताकि डेटाबेस इफिशिएंट बना रहे, डेटाबेस इफिशिएंट बना रहे, इफिशिएंट बना रहे, डेटाबेस इफिशिएंट बना रहे। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए, बना रहे। क्लियर? तो बच्चों आप एक एक चीज को समझो, चीज क्या है कि अगर नॉर्मलाइजेशन करना है तो रिडंडेंसी कम होगी, नॉर्मलाइजेशन करना है छोटी छोटी टेबल बन गई, नॉर्मलाइजेशन करना है बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कई बार इतना हो जाता है कि इतनी छोटी छोटी टेबल बन जाती है कि उनको मेंटेन करना ही मुश्किल है, उनको आपस में कनेक्ट करना ही मुश्किल हो जाता है। तो छोटी छोटी टेबल को मर्ज करके एक बड़ी टेबल बनाना, तो मर्ज जैसे ही करोगे रिडंडेंसी बढ़ेगी, लेकिन इतनी भी रिडंडेंसी नहीं हटानी, इतनी भी नहीं हटानी कि उसको यूज करना ही मुश्किल हो जाए बच्चों। क्लियर? तो मेरे हिसाब से ये पॉइंट आपके क्लियर हो गया हो। अब बच्चों ध्यान रखिएगा, पर्पज ऑफ नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, देख लेते हैं। तो इलिमिनेट रिडंडेंट डेटा, नॉर्मलाइजेशन क्यों करते हैं? डेटा को रिडंडेंसी से हटाने के लिए। अपडेट एनोमली, अपडेट में बच्चों क्या होता है, एक जगह अपन अपडेट कर देते हैं, दूसरी जगह नहीं कर पाते, तो अपडेट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उनको हटाने के लिए बच्चों। क्लियर? याद रखना, अगर रिडंडेंसी नहीं होगी तो बार बार आपको 3-4 जगह ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। अपडेट एनोमली बच्चों। क्लियर? उसकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी अपन क्या यूज करते हैं? नॉर्मलाइजेशन। डेटा की इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए, अखंडता बनाए रखने के लिए बच्चों, लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर, बिल्कुल तार्किक डेटा संरचना एक जैसा डेटा होल्ड नहीं करे, मेक डेटाबेस मेंटेनेंस इजियर और रिड्यूस स्टोरेज वेस्टेज बच्चों। क्लियर? और स्पीड बढ़ जाती है, सीपीयू का यूज कम हो जाता है, इन सब के लिए अपन नॉर्मलाइजेशन को यूज करते हैं। ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है, एनोमली कौन कौन सी है? तो इंसर्ट एनोमली, अपडेट एनोमली, डिलीशन एनोमली बच्चों। समस्या, इंसर्ट डेटा जोड़ने में जो समस्या आती है वो इंसर्ट एनोमली है, अपडेट में जो समस्या आती है अपडेट एनोमली है, डेटा हटाने में जो समस्या आती है
डिलीशन एनोमली। ये मैंने कल आपको बताया था बच्चों, कल ही आपका कोर्स लिया, काफी अच्छा कंटेंट है। मैराथन कर जाओ बच्चों, मैराथन कर जाओ, नौकरी लगेगी, 100% लगेगी। फंडामेंटल देख जाओ, मैराथन कर जाओ, और जितने भी टेस्ट, मैंने एक वीडियो बनाया कल यूट्यूब पे, उसको फॉलो करो, उसको फॉलो करो। 60 दिन 80 दिन में कैसे तैयारी करो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलिए। अब बातें नहीं, यहाँ पर बातें नहीं, बातें अपन यूट्यूब पे करते हैं बच्चों, यहाँ पर केवल पढ़ना। बच्चों एनोमली मतलब समस्या, इंसर्ट में समस्या, डिलीट में समस्या, अपडेट में समस्या। कल मैंने फॉरेन की का कंसेप्ट आपको समझाया था, और फॉरेन की के कंसेप्ट में मैंने आपको बताया था कि आप रेफरेंसिंग टेबल क्या होती है, रेफरेंस टेबल क्या होती है। तो बच्चों याद रखिए, इक्कीस का पहला नहीं हुआ, अपलोड नहीं हुआ, ठीक है मैं करता हूँ बात। अरे भाई ये करते हैं, करता हूँ मैं, या फिर संडे को मैं फ्री रहूंगा तो करता हूँ, कल भी फ्री हूँ तो कल करता हूँ, ठीक है। एक बार मेरे को डाल देना मैसेज। अब बच्चों इंसर्ट एनोमली, अब एक भी कमेंट नहीं आना चाहिए, क्योंकि फॉलो तोड़ते हो तो कोई मतलब नहीं है फिर। क्लियर, ये फालतू की बातें हैं, एक पीडीएफ नहीं आ रही, वो नहीं आ रही, कोई बात नहीं, करवा देंगे बच्चों। इंसर्ट एनोमली डेटा जोड़ने में समस्या, अपडेट एनोमली डेटा को अपडेट करने में समस्या, डिलीशन एनोमली डेटा को डिलीट करने में समस्या। तो ये तो आपको भी पता है बच्चों कि कल मैंने आपको फॉरेन की का कंसेप्ट पूरा समझाया था, फॉरेन की का कंसेप्ट आपको समझाया था, और मैंने कहा था फॉरेन की में आपको क्या ध्यान रखना और क्या ध्यान नहीं रखना। तो बच्चों वहां पर आपने इंसर्ट करते वक्त दिमाग लगाओ, इधर रेफरेंसिंग टेबल है, इधर रेफरेंस टेबल है बच्चों, इधर डिलीट कर सकते हो, इधर इंसर्ट कर सकते हो। तो बच्चों इंसर्ट एनोमली क्या है कि आप इधर तो इंसर्ट कर सकते हो, लेकिन इधर इंसर्ट करने से पहले आपको रेफरेंस टेबल में इंसर्ट करना पड़ेगा वही टपल। बच्चों क्लियर, याद रखिए, इंसर्ट एनोमली का मतलब इंसर्ट से होने वाली समस्या, और उसका रोकथाम क्या है कि भाई इधर इंसर्ट करो, इधर इंसर्ट करते हो तो उससे पहले आपको इधर इंसर्ट करना पड़ेगा। क्लियर, ये सारी चीज मैंने आपको बताई। डिलीट इधर कर सकते हो, लेकिन अगर उधर डिलीट कर रहे हो, आप उधर डिलीट कर रहे हो तो इधर से पहले डिलीट करना पड़ेगा। इधर तो डिलीट कर दो, इधर तो कोई दिक्कत नहीं, रेफरेंसिंग टेबल में डिलीट और रेफरेंस टेबल में इंसर्ट, ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो दिक्कत कहाँ है, जब रेफरेंसिंग टेबल में आप इंसर्ट करते हो तो बच्चों तब समस्या, क्योंकि जैसे ही आप इंसर्ट करते हो के उधर ही नहीं, और जंप करेगा और एरर दे देगा बच्चों। तो याद रखिए, इंसर्ट एनोमली रेफरेंसिंग टेबल में जब इंसर्ट करते हो तो बच्चों ये समस्या आ सकती है। इसका सॉल्यूशन, तो रेफरेंस टेबल में पहले इंसर्ट करो, ठीक है। डिलीट एनोमली, डिलीट एनोमली, अरे भाई इधर डिलीट करो तो अच्छी बात, लेकिन रेफरेंस टेबल में आप डिलीट कर रहे हो तो समस्या आ सकती है, क्योंकि ये कूद सकता है उधर। तो यहां पर डिलीट करने से पहले रेफरेंसिंग टेबल में क्या करो, डिलीट करो। और अपडेट एनोमली, दोनों ही टेबल में परिवर्तन करना पड़ेगा, दोनों ही टेबल में करस्पॉन्डिंग जो फॉरेन की है और प्राइमरी की है, उन दोनों को अपडेट करना पड़ेगा। क्लियर, तो मेरे हिसाब से पूरा खेल समझ में आ गया। भाई इधर डिलीट कर दो कोई दिक्कत नहीं, कोई एनोमली नहीं, इधर बच्चों इंसर्ट कर दो कोई एनोमली नहीं, लेकिन उधर डिलीट करोगे तो एनोमली होगा। उधर डिलीट करने से पहले इधर करो, और उधर इंसर्ट करने से पहले इधर करो, ठीक है सर। और अपडेट एनोमली तो होता ही है, ना तो आप उधर कर सकते हो अपडेट, ना इधर कर सकते हो। क्लियर है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें मैंने कल पढ़ा दी थी, एक बार इनको देखिएगा। नेक्स्ट, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है। तो बच्चों फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या बताती है, क्या नहीं बताती, पूरा कंसेप्ट को समझ लो। देखो बच्चों, फर्स्ट कोई भी एफडी, कोई भी रिलेशन, सबसे पहले रिलेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है क्या। तो एक ही चीज ध्यान रखना, वहां मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं होने चाहिए। एक वैल्यू डाला दो आंसर आ रहा है, वो नहीं होना चाहिए बच्चों। याद रखना, एक टेबल में मोबाइल नंबर दो दो है तो वो नहीं चलेगा, दो दो सब्जेक्ट नहीं चलेगा। तो इस टेबल को देखिए गौर से बच्चों, ए रिलेशन इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इफ इट इज सेटिस्फाई द फ्लोइंग कंडीशन, इच एट्रीब्यूट कंटेन एटॉमिक वैल्यू। बच्चों अभाज्य एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए इसकी, ऐसे नहीं अमित देश कुमार, ऐसा नहीं, एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। नो रिपीटिंग ग्रुप्स ऑफ एरे, और इच रो इज यूनिक, इच रो इज यूनिक। बच्चों क्लियर, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि अगर मान लो रो 101 अमित मैथ फिजिक्स, 101 अमित मैथ फिजिक्स, तो वो नहीं, याद रखना या डबल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, या डबल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट में दो दो वैल्यू है, ये नहीं चलेगी। एक चीज मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, ऑल एफडीज, all FDs, all FDs are in, all FDs
आर इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। बच्चों क्लियर? नॉर्मल फॉर्म कितनी है बच्चों, ये पॉइंट भी ध्यान रखना। नॉर्मल फॉर्म देखी जाए तो 4 अपन पढ़ते हैं बच्चों। सबसे अंदर जो सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट है BCNF है, उसके बाद क्या है बच्चों 3NF है, और फिर क्या है बच्चों 2NF है, और फिर क्या है बच्चों 1NF है। और याद रखना जो BCNF हो जाए तो सब BCNF मतलब इसमें स्ट्रिक्टनेस ज्यादा है, इसमें रिडंडेंसी बिल्कुल ही कम है। अच्छा, पर्याप्त नॉर्मल फॉर्म कौन सी है? तो पर्याप्त नॉर्मल फॉर्म आपकी थर्ड नॉर्मल फॉर्म है बच्चों। क्लियर? ये सारी चीजें आपके समझ में आ जानी चाहिए। पर्याप्त है, ये क्वेश्चन आ जाता है, पर्याप्त नॉर्मल फॉर्म कौन सी है? तो पर्याप्त नॉर्मल फॉर्म थर्ड नॉर्मल फॉर्म है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म है बच्चों। क्लियर? नॉर्मल फॉर्म है, ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अब बच्चों क्वेश्चन क्या उठता है कि सर ये टेबल है, ठीक है, इस टेबल में कोई भी टपल रिपीट नहीं होना चाहिए, एक तो ये ध्यान रखना। एक बच्चों इच रो इज यूनिक, हर एक रो यूनिक होनी चाहिए। नो रिपीटिंग ग्रुप ऑफ एरे, रिपीट नहीं होना चाहिए। वैल्यू एटॉमिक होनी चाहिए, वैल्यू एटॉमिक होनी चाहिए, और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के लिए एक चीज याद रखना, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी मल्टीपल एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो एक बार बताइए, जितनी भी FD है, अगर टेबल दे तो ये देख लो, टेबल दे तो ये देख लो, FD दे तो ऐसे देख लो। दुनिया की सारी FD फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, तो FD अगर बनी है तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ही होगी बच्चों। क्लियर? सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट BCNF है, सबसे कम स्ट्रिक्ट 1NF है। केवल इतना सा कह रहा है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ देखिए, मैथ फिजिक्स, मैथ केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री, ये मल्टी वैल्यूड है, तो फिर क्या करें? अगर ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है क्या, तो ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं, तो क्या ये है क्या 101 अमित मैथ, ठीक है बच्चों, 101 अमित फिजिक्स मैथ अलग अलग बना दिया, 102 नया मैथ, 102 नया केमिस्ट्री, 103 रवि फिजिक्स, 103 रवि केमिस्ट्री। बच्चों क्लियर? 6 टपल बना दिए 3 के, ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं था, ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है। इसकी FD नहीं बन सकती, इसकी FD बन जाएगी बच्चों। क्लियर? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, इलिमिनेट रिपीटिंग ग्रुप्स एंड इंश्योर एटॉमिक वैल्यू। तो ये दो काम करती है, एक तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट बच्चों। क्लियर? मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट ये हटा देगी बच्चों। क्लियर? एटॉमिक वैल्यू रखेगी, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हटा देगी। दूसरा पॉइंट याद रखना, एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, एटॉमिक वैल्यू। ऐसा नहीं अरविंद दूसरा कुमार, दोनों के बीच में गैप, ऐसा नहीं, एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, एटम की तरह वैल्यू होनी चाहिए। क्लियर? एक बार कमेंट कर दो। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म दोनों तरीके से देख सकते हैं, FD है तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जरूर होगा, और टेबल है तो बच्चों मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। और याद रखना, कोई 2 रो रिपीट भी नहीं होनी चाहिए। 2 रो तो रिपीट हो ही नहीं सकती बच्चों, DBMS का कंसेप्ट है क्या, टपल कंस्टेंट का मतलब 2 टपल कभी भी सेम नहीं हो सकते, सेम टू सेम नहीं हो सकते। क्लियर? नेक्स्ट चलिएगा, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के बाद सेकंड नॉर्मल फॉर्म। पहले इसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म को ऐसे देखो, एक मिनट है ना। हाँ जी, अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म को आप ऐसे समझना बच्चों। सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है? नो पार्शियल डिपेंडेंसी। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या कहते हैं? नो मल्टीवैल्यूड एट्रीब्यूट एंड एट्रीब्यूट वैल्यू शुड बी एटॉमिक। ये 2 वर्ड बोलती है कौन? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बच्चों। नो मल्टीवैल्यूड एट्रीब्यूट एंड ऑल एट्रीब्यूट वैल्यू शुड बी एटॉमिक। क्लियर? सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है? तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन कई बार आ जाती है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म बच्चों, क्लियर? सेकंड नॉर्मल फॉर्म, सेकंड NF की डेफिनेशन डायरेक्टली आ जाती है। तो सेकंड NF क्या कहती है बच्चों? क्लियर? नो पार्शियल डिपेंडेंसी, नो पार्शियल डिपेंडेंसी बच्चों। क्लियर? डायरेक्ट आ जाए तो आपको सेकंड नॉर्मल फॉर्म लगाना। कई बार वो थोड़ा डीप में पूछ लेता है कि नो पार्शियल डिपेंडेंसी क्या। तो बच्चों नॉन प्राइम एट्रीब्यूट
एट्रीब्यूट, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, नॉट पार्सल डिपेंडेंट ऑन की एट्रीब्यूट, नॉट पार्सल, पार्सल डिपेंडेंट ऑन की एट्रीब्यूट, डिपेंडेंट ऑन की एट्रीब्यूट, ऑन की एट्रीब्यूट। बच्चों क्लियर, की एट्रीब्यूट। अब इसको समझेंगे अपन। वो केवल बच्चों क्या कह रहा है, कई डेफिनेशन बन सकती है। देखिए तीसरी डेफिनेशन और बन सकती है क्या बच्चों, क्लियर, कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पार्सल डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए किसके ऊपर, की एट्रीब्यूट के ऊपर। एक ये भी बन सकती है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट, फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट। कल बताया था फुल्ली फंक्शनल क्या होता है, फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट, फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट, डिपेंडेंट ऑन प्राइम, ऑन की एट्रीब्यूट, की एट्रीब्यूट। बच्चों क्लियर, की एट्रीब्यूट। बच्चों याद रखना ये तीनों चीज एक ही है, इनमें कंफ्यूज मत होना। नो पार्सल डिपेंडेंसी, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। याद रखिए कहना क्या चाह रहा हूं मैं, इधर देखिए मैंने कहा इसका कहने का मतलब ये है, समझना, इसका कहने का मतलब ये है, इधर अगर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, और ऐसे और मत देखना कुछ भी, इधर अगर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है तो इधर सी के और एस के ही होना चाहिए। बच्चों क्लियर, या तो सी के होगा या एस के होगा, तो वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में, ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। लेकिन अगर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, अगर इधर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, अगर नहीं है तो छोड़ो, फिर तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है ही। लेकिन अगर इधर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, अगर इधर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है तो इधर सबसेट नहीं होना चाहिए। बच्चों क्लियर, सबसेट नहीं होना चाहिए। सबसेट बच्चों जो प्राइमरी की बनाते हैं सबसेट नहीं होना चाहिए। इसका सबसेट सी के और एस के का सबसेट नहीं होना चाहिए। बच्चों क्लियर, अगर सबसेट हो गया तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, सबसेट नहीं होना चाहिए। बच्चों याद रखना कि जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है वो फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट, इसको बोलते हैं फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट, और इसको बोलते हैं पार्सल। सबसेट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लिख देता हूँ, या सीके और एसके का सबसेट नहीं होना चाहिए। सीके और एसके का क्या नहीं होना चाहिए, सबसेट। बच्चों क्लियर, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, सबसेट नहीं होना चाहिए। अगर ये हो गया तो ये पार्सली डिपेंडेंसी हो जाएगी, पार्सली डिपेंडेंसी, पार्सल डिपेंडेंसी, पार्सली डिपेंडेंसी हो जाएगी। डिपेंडेंसी और पार्सली डिपेंडेंसी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बच्चों क्लियर, फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट, फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट होना चाहिए, फंक्शनल डिपेंडेंट होना चाहिए। क्लियर, ये चीज मैंने आपको बताई। अब ये भी देख लेते हैं अपन, ये क्या है क्या नहीं है। अभी एक एक क्वेश्चन को देखेंगे ढंग से। इन ए रिलेशन इज इन 2NF, ठीक है, इट इज इन 1NF, पहले तो 1NF में होना जरूरी है। एवरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट अगर उधर है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज फुल्ली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द एंटायर प्राइमरी की। तो इधर किसके ऊपर फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट, सी के या एस के, यानी की एलिमेंट, इसको बोलते हैं की एलिमेंट के ऊपर, की एलिमेंट के ऊपर फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट होना चाहिए, फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट होना चाहिए, फंक्शनल डिपेंडेंट होना चाहिए। फुल्ली तो चलेगा, पार्सल नहीं चलेगा। क्लियर, ये पॉइंट समझ में आ गया। अब एक बार बताइए, एक टेबल लेते हैं, इस टेबल को देखते हैं अपन। यहाँ पर प्राइमरी की रो नंबर और कोर्स आईडी लिया, रो नंबर अकेला नहीं है, कोर्स आईडी के साथ रो नंबर और कोर्स आईडी मिलाकर प्राइमरी की है। बच्चों क्लियर, रो नंबर और कोर्स आईडी मिलाकर प्राइमरी की है, रो नंबर और कोर्स आईडी मिलाकर प्राइमरी की है, ठीक है। अब बच्चों प्रॉब्लम, कोर्स नेम डिपेंड ओनली ऑन कोर्स आईडी। एक बार बताइए, एक बार बताओ बच्चों, मैंने कहा कि रो नंबर और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन है, देखिए प्राइम एट्रीब्यूट है, देखिए नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो कैंडिडेट की नहीं है, जो कैंडिडेट की नहीं बनाता जैसे स्टूडेंट नेम है। तो चलो मैं एक बार बना देता हूं, समझना। तो रो नंबर, रो नंबर, रो नंबर, रो नंबर और कोर्स आईडी, कोर्स आईडी एक एक क्या है, कैंडिडेट की। इसके ऊपर टिका हुआ है कौन, स्टूडेंट नेम। ये कौन है बच्चों, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम, ये इसके ऊपर टिका हुआ। अब एक बार बताओ, ये यूनिक डालोगे वो यूनिक आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एफडी। लेकिन अगर मैं यूनिक डाला 101 सी 101 101 101 सी 01, तो क्या आया बच्चों, ये दोनों डाला मैंने, तो क्या आया, अमित आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। स्टूडेंट नेम क्या आया, अमित आया। फिर बच्चों 101 102 101 और एक सी 02 डाला, तो क्या नाम आया, अमित ही आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
यूनिक के लिए यूनिक आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 102 और C01 तो क्या आया, डी नेहा आई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नेहा आई, कोई दिक्कत नहीं। 102 और C03 कौन आया, तो नेहा आई, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों क्लियर, ये पॉइंट आपके समझ में आ गया। लेकिन अगर मैं इसमें से एक टुकड़े के ऊपर इसको डिपेंडेंट करा दूं, तो चलो रो नंबर के ऊपर देखते हैं। तो रो नंबर के ऊपर अगर ये टुकड़े फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट होना चाहिए, पार्सली नहीं। अब रो नंबर के ऊपर अगर मान लो मैं स्टूडेंट नेम निकालू, तो क्या वो भी एफडी बन रहा है क्या? स्टूडेंट नेम निकालू तो क्या वो भी एफडी? तो स्टूडेंट रो नंबर है 101, स्टूडेंट नेम है अमित। बच्चों 101 वापस डाला, फिर अमित, वही आ गया। 102 डाला नेहा, और 102 डाला नेहा। बच्चों क्लियर, इसका मतलब ये भी क्या है बच्चों, ये भी एफडी है। इसका मतलब बच्चों ये तो पार्शियल डिपेंडेंसी हो गई, इसका मतलब ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर नहीं। तो फिर क्या करें गुरुजी, तो इसको टुकड़े में तोड़ेंगे तभी तो नॉर्मलाइजेशन होगा। इस टेबल के दो टुकड़े कर दिए, रो नंबर और स्टूडेंट नेम। रो नंबर 101 और अमित, 102 और नेहा, ये तो हो गया। कोर्स आईडी C01, C02, C03 और उसके साथ कोर्स नेम DBMS, OS और CN। क्लियर बच्चों, याद रखना दो टेबल में तोड़ते ही, यहाँ पर देखिए कितना डेटा था आपका, 4 4 8 4 12 4 तो 16, यहाँ पर डेटा कितना हो गया, 4 और 6 10 में काम हो गया। ये बच्चों रिडंडेंसी कम हो गई। क्लियर, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। 2NF रिमूव पार्शियल डिपेंडेंसी, ये वर्ड याद रखना, नो पार्शियल डिपेंडेंसी, ये 2NF की खासियत है। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट देखना, अगर इधर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है तब इधर जाना। और बच्चों याद रखना, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन की एट्रीब्यूट, या तो आप ऐसे बोलो या फिर ये बोलो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नॉट पार्शियल डिपेंडेंट ऑन की एट्रीब्यूट, दोनों सही है। क्लियर, एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ समझ में आ गया। क्लियर है? हाँ जी, कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहिए, कमेंट करते रहिए। और बच्चों जो भी एक दूसरे की क्लास देख रहे हैं उनको रिप्लाई कर दिया करो खुद ही। ये नए नए बच्चे हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं, तो इनको आप रिप्लाई कर दिया करो। नेक्स्ट, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। अब थर्ड नॉर्मल फॉर्म के ऊपर आ जाइए। इसमें आपको दो तीन वर्ड याद रखने, नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। बच्चों क्लियर, नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। बच्चों क्लियर, नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, नो ट्रांजिटिव, नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ठीक है, ए रिलेशन इन 3NF, 3NF में कब होगा, जब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो। बच्चों 3NF में कब होगा, जब सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर हो। बच्चों 2NF में कब होगा, जब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर हो। ये सारी चीजें मैंने बता दी, बार बार क्या लिखना, इन सबको मैं हटा रहा हूं। बच्चों क्लियर, अब बच्चों ए रिलेशन इन 3NF, इट इज इन 2NF एंड नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट। ठीक है, अब बच्चों ये क्या कह रहा है समझना, नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट। अब बच्चों चेक कैसे करें, अगर एफडी है तो कैसे चेक करो, टेबल है तो कैसे चेक करो। वह टेबल थी तो क्या चेक किया कि वो चीज इस चीज से निकल रही है, लेकिन उससे भी निकल रही है, उसके पार्ट से भी निकल रही है, तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म नहीं। एफडी दे तो याद रखना, या तो आप इधर क्या देखो, प्राइम एट्रीब्यूट देखो, या इधर पी है प्राइम एट्रीब्यूट तो भी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। और अगर इधर सी के एस के है, इधर सी के या एस के है तो भी थर्ड नॉर्मल फॉर्म, या तो ये या ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म है। बच्चों क्लियर, थर्ड एनएफ के अंदर होगा, चाहे इधर पीए हो चाहे इधर सी के या एस के हो, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगा। ऐसे अपन को देखना। और टेबल दे तो क्या करें, जैसे डिपार्टमेंट आईडी से डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट नेम से डिपार्टमेंट एलओसी। तो बच्चों डिपार्टमेंट आईडी से डिपार्टमेंट नेम, और इससे ही D1 से आईटी, D2 से HR, D1 से आईटी, बिल्कुल निकल रहा है। बच्चों देखिए D1 से क्या निकल रहा है, आईटी, D1 से आईटी, बिल्कुल D1 से फिर आईटी, D1 से फिर आईटी और D2 से HR। बच्चों यूनिकनेस लिए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। HR, अब बच्चों एक बात बताइए, आईटी से डेली, तो ये क्या हो गया बच्चों, आईटी से डेली, आईटी से डेली, आईटी से क्या हो गया दिल्ली, आईटी से दिल्ली,
और आईटी से दिल्ली, और फिर ये एचआर से मुंबई। बच्चों क्लियर, मुंबई। अब एक बात बताइए, ये बन गया अपना। अब D1 से दिल्ली, तो D1 से दिल्ली बिल्कुल जा रहा है, और D2 से मुंबई, बिल्कुल आ रहा है। बच्चों इसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही है, इसका मतलब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है, तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर होगा। थर्ड नॉर्मल फॉर्म रिमोट ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। बच्चों क्लियर, ये लाइन अगर समझ में आ गई तो एक बार कमेंट कर दो, और याद रखिए इसको एनफ या एडुकेट, एनफ और बच्चों एडुकेट अब एडुकेट का मतलब क्या होता है? पर्याप्त लिख देता हूं, एनफ या पर्याप्त एफडी कहते हैं, पर्याप्त एफडी कहते हैं। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन सी एफडी पर्याप्त है। ये बच्चों इससे ज्यादा अगर अपन करेंगे तो फिर क्या करना होगा? तो याद रखिए बच्चों, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को तोड़ देंगे, ये 3 एक तरफ ले लेंगे और ये 2 एक तरफ ले लेंगे। बच्चों क्लियर, तो याद रखिए इससे रिडंडेंसी कम हो जाएगी। इससे ज्यादा अगर तोड़ना चाहोगे तो बीसीएनएफ में क्या होगा? तो याद रखना बच्चों, वहां पर फिर मेंटेनेंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और रिडंडेंसी बिल्कुल कम, लेकिन इतनी ज्यादा शर्तें हो जाएगी कि टुकड़े टुकड़ों में टेबलें हो जाएगी और उनको बनाना बहुत मुश्किल काम है। क्लियर? एक बार कमेंट करो कि ये क्वेश्चन क्लियर है क्या ये क्लियर है बच्चों? लो मैं एक बार जूम कर देता हूं। अब इससे ज्यादा जूम होगा ही नहीं है। रिपीट कीजिए 3NF को। देखो 3NF क्या होता है, तो 3NF में एग्जाम्पल तो मैं दे रहा हूँ सारे के सारे, आप उसका वेट करो। 3NF में या तो इधर प्राइमरी की होनी चाहिए या फिर इधर कैंडिडेट की, सॉरी इधर प्राइम एट्रीब्यूट होने चाहिए, प्राइम एट्रीब्यूट है ना, इधर या तो प्राइम एट्रीब्यूट ड्राइव होने चाहिए या सीके या एसके होना चाहिए, दोनों में से कोई एक कंडीशन लागू होनी चाहिए। हाँ, उसकी क्या कंडीशन थी? उसकी कंडीशन थी अगर उधर एनपी है तो इधर सीके और एसके होना चाहिए, उसका बच्चा नहीं चलेगा किसमें 2D में। लेकिन बच्चों मेरे हिसाब से अंत क्लियर, एनएफ और पर्याप्त एफडी कहते हैं इसको। नेक्स्ट, अब चलो बच्चों बीसीएनएफ क्या कहलाता है उसको भी देखते हैं, फिर अपन क्वेश्चन करेंगे, आप टेंशन फ्री रहो। दुनिया के सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएंगे, थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ। बीसीएनएफ क्या कहता है? तो बच्चों ये इसको बोलते हैं वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म। क्लियर? तो वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म क्या है? तो बच्चों याद रखना, बहुत सारे बच्चे इसमें 4th एनएफ और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन रियलिटी तो ये है कि ये क्या है, ये पूरा का पूरा ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है, इसके अंदर सेकंड नॉर्मल फॉर्म है, सेकंड में जो होगा वो फर्स्ट में जरूर होगा। बच्चों क्लियर, ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म है, और यहाँ पर क्या है बच्चों? बीसीएनएफ। क्लियर? चले, तो ये रिलेशन इन बीसीएनएफ क्लियर, अगर वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में, और फॉर एवरी नॉन ट्राइबल एफडी क्या होता है? तो नॉन ट्रिबल एफडी का मतलब होता है बच्चों, इनको नॉन ट्रिबल कहते हैं। जैसे ए बी से ए निकल रहा है, इसको ट्रिबल कहते हैं। कल मैंने आपको बताया था इसको क्या कहते हैं? ट्रिबल कहते हैं। तो बच्चों याद रखना ये ट्रिबल है, लेकिन अगर मैं ए बी से सी निकालता हूं बच्चों, ये क्या है? नॉन ट्रिबल है, ये नॉन ट्रिबल है बच्चों। क्लियर? नॉन ट्रिबल। तो वो यही तो कह रहा है, फॉर एवरी नॉन ट्रिबल एफडी बच्चों, प्रत्येक नॉन ट्रिबल एफडी के लिए याद रखना, ये जितना भी जो जाए, कोई भी ड्राइव होता है, कोई भी एलिमेंट ड्राइव होता है, वो या तो सीके से ड्राइव हो या एसके से, इधर आपके की एलिमेंट होना चाहिए, की एलिमेंट ही होना चाहिए। ये इसमें केवल एक ही शर्त है, फॉर एवरी नॉन ट्राइबल एफडी वाई जनरेटेड बाय एक्स मस्ट बी ए सुपर की है कैंडिडेट की, तो सुपर की बोल दो सभी आ जाएगा, की एलिमेंट को सुपर की ही कहते हैं। एक बार बताइए आर ए बी सी, तो एफ डी है, ए बी और बी सी आप सबको पता है, या की कैंडिडेट ए और बी है, तो देखो ए से ड्राइव हो रहा है और बी से ड्राइव हो रहा है बच्चों। क्लियर? इसलिए क्या है बीसीएनएफ के अंदर प्रॉब्लम सी, बट सी इज नॉट ए सुपर की, सो आर इज नॉट इन बीसीएनएफ बच्चों। क्लियर? अब देखो प्रॉब्लम बी, ये जो है ना बी से सी, अब देखो बच्चों एक चीज सुनो, मैं इसको समझाई देता हूँ, ये बहुत कुछ कतरा लिख रखा है, तो यहाँ पर देख लीजिए एक बार बच्चों, मैं क्या कह रहा हूँ, मान लीजिए आर है, ये क्या है? एबीसी है, दोनों एफडी है। अभी एफडी का क्या कंसेप्ट है वो सब देखेंगे। एफडी है ए से बी और एफडी है क्या बच्चों? बी से सी।
तो प्रत्येक कैंडिडेट की में ए तो आएगा ही, तो कैंडिडेट की में ए तो आएगा। तो कैंडिडेट की ए बनी, ए से बी बना, बी से सी बना। ए की कैंडिडेट की है बच्चों कौन, ए। तो याद रखिए कैंडिडेट की कौन है, ए। तो अब बताइए बच्चों, ये जो ये है, ये तो सब पता है कि ये बीसीएनएफ के अंदर होगा, बीसीएनएफ के अंदर होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या ये बीसीएनएफ में नहीं है, इसका मतलब पूरा रिलेशन बीसीएनएफ के अंदर नहीं। फर्स्ट एफडी बीसीएनएफ में है लेकिन सेकंड नहीं है, इसलिए रिलेशन बीसीएनएफ में नहीं। रिलेशन किसमें है वो बात की बात है, लेकिन रिलेशन बीसीएनएफ में नहीं, रिलेशन बीसीएनएफ में नहीं, बीसीएनएफ में नहीं है, में नहीं है, में नहीं है। क्लियर, यहां तक आपके क्लियर हो जाना चाहिए। रिलेशन बीसीएनएफ के अंदर नहीं। क्या ये क्लियर है बच्चों? बीसीएनएफ इज स्ट्रॉन्गर देन 3एनएफ, ये पॉइंट भी आपके क्लियर होना चाहिए। एक बार कमेंट कर दो कि आंसर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं एक एक एमसीक्यू आपको अभी समझाने वाला हूँ, एक एक न्यूमेरिकल आपको क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ जाइए, अब आ जाइए 4एनएफ। 4एनएफ बच्चों बीसीएनएफ से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है बच्चों, क्लियर। ये क्या करता है, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को हटाता है, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को हटाता है। तो ये बीसीएनएफ के अलावा देयर आर नो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, यहाँ पर मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए बच्चों, क्लियर। कि देखो मैं कहूँ कि एक टेबल है जिसमें हॉबी भी स्टूडेंट पे टिका हुआ है, लैंग्वेज भी स्टूडेंट के ऊपर टिका हुआ बच्चों, दोनों ही मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी का मतलब स्टूडेंट हॉबी भी इस पे टिका हुआ है, लैंग्वेज भी इस पे टिका हुआ है। तो बच्चों नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुल मिला के बात है मल्टी वैल्यू, एक तो होता है मल्टी वैल्यूड होना और एक होता है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, वो दोनों में अंतर है। मल्टी वैल्यू फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है, देयर शुड नॉट बी मल्टी वैल्यू बच्चों, क्लियर फॉर ए फील्ड। और एक होता है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, इसका मतलब टेबल की बहुत सारी वैल्यूज किसी एक की के ऊपर डिपेंडेंट। तो इसका मतलब इसके तो बहुत टुकड़े हो गए जिसकी कोई हद ही नहीं, क्योंकि क्या ले लो, कैंडिडेट की और कोई एक डिपेंडेंट, फिर कैंडिडेट की, फिर कोई एक डिपेंडेंट, फिर कोई कैंडिडेट की, कोई एक डिपेंडेंट, टुकड़े 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 कर दो पूरी टेबल के, तो इतने ज्यादा टुकड़े हो जाएंगे बच्चों की इनको यूज ही नहीं किया जाता। ये केवल पढ़ने के लिए सही है बच्चों, क्लियर। लेकिन रिडंडेंसी तो बिल्कुल ही शून्य होगी। तो बच्चों ये बीसीएनएफ में होना चाहिए और एक से ज्यादा एट्रीब्यूट एक एट्रीब्यूट के ऊपर टिका हुआ नहीं होना चाहिए। देयर आर नो मल्टीवैल्यूड नहीं बोल रहा, मल्टीवैल्यूड डिपेंडेंसी, कोई बहुमान निर्भरता नहीं है। जैसे स्टूडेंट हॉबी है, लैंग्वेज है, तो स्टूडेंट के ऊपर हॉबी भी टिका हुआ है, स्टूडेंट के ऊपर लैंग्वेज भी टिका हुआ। तो अपन ने क्या किया, दो टेबल बना दिया, एक स्टूडेंट और एक हॉबी, और एक स्टूडेंट और एक लैंग्वेज। बच्चों क्लियर। 4NF रिमूव मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, क्लियर सर। ऑल एट्रीब्यूट डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी देन 4NF, वो तो बच्चों बीसीएनएफ है। ऑल एट्रीब्यूट डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी देन बीसीएनएफ बच्चों, क्लियर। ये पंक्शन में आ गया बीसीएनएफ। अब बच्चों याद रखना 4NF रिमूव मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, इसका मतलब कि मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को ये हटाएगा। मल्टी वैल्यू डिपेंड, देखिए अगर कोई ये पूछे कि ऑल एट्रीब्यूट डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की, तो इसका मतलब तो ये बीसीएनएफ हो गया बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर उस बीसीएनएफ में से अपन ऐसे कर दे और ज्यादा टेबल बना दे, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को हटा दे, मतलब एक प्राइमरी की के ऊपर टेबलें इतनी बांट दे कि मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी हट जाए, तो उसको कहते हैं 4NF, क्लियर। एक बार कमेंट कर दो कि आंसर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल मक्खन की तरह क्लियर है। बिल्कुल बच्चों ये समझ में आ गया होगा, बाकी मैं अभी आपको समझाऊंगा बहुत सारी चीजें, लेकिन ये आपके क्लियर होना चाहिए 4NF। क्या गुरुजी 4NF यूज आती है? बहुत कम चांस है कि यूज आए, बस पढ़ने के लिए सही है कि बीसीएनएफ कोई बच्चों 4NF कह देंगे। कब कह देंगे? जब प्राइमरी की के ऊपर एक एट्रीब्यूट डिपेंडेंट हो बच्चों, क्लियर। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, कोई एक एट्रीब्यूट ही डिपेंडेंट हो बच्चों। इसमें क्या होता है, टेबुलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट हो सकता है, बाकी एफडी में तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप। नेक्स्ट आगे बढ़िए, यहाँ पर आइए 5NF। तो 5NF में बच्चों जॉइंट डिपेंडेंसी एग्जिस्ट, जॉइंट डिपेंडेंसी एग्जिस्ट, बस इतना याद रखना। तो ये रिलेशन इज इन 5NF if it is in 4NF and there are no joint dependency बच्चों, क्लियर। वहां पर नो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, यहाँ पर नो जॉइंट डिपेंडेंसी, एक्सपेक्ट दोज इंप्लाइड बाय कैंडिडेट की, ठीक है। तो याद रखिए
सप्लायर पार्ट, पार्ट प्रोजेक्ट, सप्लायर प्रोजेक्ट। तो आर सप्लायर पार्ट प्रोजेक्ट, सप्लायर पार्ट, पार्ट प्रोजेक्ट, सप्लायर प्रोजेक्ट, जॉइंट डिपेंडेंसी एग्जिस्ट। अब बच्चों जॉइंट डिपेंडेंसी एग्जिस्ट हो रहा है, देखो सप्लायर पार्ट, पार्ट प्रोजेक्ट और सप्लायर प्रोजेक्ट। तो अपन क्या करें, तुम तो एक वर्ड याद रख लेना, क्योंकि इनको डीप में ज्यादा नहीं जाना, एक चीज ध्यान रखना, जॉइंट डिपेंडेंसी अगर हटा देते तो 5NF में, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी हटा देते तो 4NF में। बच्चों क्लियर, डिपेंडेंट ऑन ओनली की एट्रीब्यूट तो BCNF के अंदर है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हटा देते हैं तो 3NF के अंदर है, और बच्चों पार्सल डिपेंडेंसी हटा देते हैं बच्चों क्लियर तो सेकंड NF के अंदर है। क्लियर, ये टेबल आप याद कर जाना, यहाँ आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म, चलो ठीक है, यहाँ आ जाए। अब बच्चों डीनॉर्मलाइजेशन क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ, फिर इस चीज को रट के जाना। डीनॉर्मलाइजेशन क्या होता है कि आप नॉर्मलाइजेशन करते 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 BCNF तक ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना। क्लियर, लेकिन जॉइंट डिपेंडेंसी है ना, नो जॉइंट डिपेंडेंसी 5NF, नो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी 4NF, all attribute dependent on primary key BCNF, no transitive dependency 3NF, no partial dependency 2NF, नो मल्टीवैल्यूड एट्रीब्यूट फर्स्ट NF। क्लियर, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, और मक्खन की तरह समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ सर ये पूरी थ्योरी तो बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पर आई डीनॉर्मलाइजेशन। डीनॉर्मलाइजेशन मैंने कहा कि तोड़ते 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 इतना तोड़ दिया जिसकी कोई हद नहीं, बच्चों बहुत सारी टेबलें बना दी। तो डीनॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटेंसली एडिंग रिडंडेंट डेटा और कंबाइनिंग टेबल टू इंप्रूव परफॉर्मेंस। तो डीनॉर्मलाइजेशन वह प्रक्रिया जिसमें पढ़ने के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए जानबूझकर अति स्मित डेटा या तालिकाओं को संयोजित किया जाता है। फालतू दे रखा, कचरा दे रखा, बच्चों क्लियर, उनको अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए रीडेबिलिटी बढ़ाती है डीनॉर्मलाइजेशन, रीडेबिलिटी बढ़ाती है डीनॉर्मलाइजेशन, रीडेबिलिटी बढ़ाती है। When read performance is more important than write, then readability बढ़ा देती है। Reporting and analytical system, reporting and analytical system when join are very expensive। बच्चों join करना बहुत एक्सपेंसिव, फॉरेन की का कंसेप्ट बहुत एक्सपेंसिव हो तो डीनॉर्मलाइजेशन करते हैं। डेटा वेयर हाउस एनवायरमेंट में जब रखना होता है तो कितने टेबल रखोगे, तो बच्चों डेटा को रखना ही होता है बच्चों, तो याद रखिए वह डीनॉर्मलाइज करके रखा जाता है। क्लियर, छोटे छोटे टेबलों को कैसे संयोग करें, मेंटेनेंस जहाँ करनी होती है बच्चों क्लियर, जहाँ रीड ज्यादा करने का काम हो वहाँ डीनॉर्मलाइजेशन करते हैं। बच्चों वापस सुन लीजिए, जहाँ रीड करने का काम हो डीनॉर्मलाइजेशन करते हो, जहाँ रिपोर्टिंग और एनालिटिकल सिस्टम डेवलप करना है वहाँ डीनॉर्मलाइजेशन। जॉइन बहुत एक्सपेंसिव है तब डीनॉर्मलाइज, और वेयर हाउस एनवायरमेंट के अंदर भी डीनॉर्मलाइजेशन बच्चों क्लियर। लेकिन डीनॉर्मलाइजेशन फिर उल्टा कि रिडंडेंसी बढ़ जाती है, अपडेट एनोमली, कंज्यूम मोर स्टोरेज, हार्डर टू मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी। बच्चों क्लियर, वही इश्यू हो जाते हैं। नॉर्मलाइज क्यों करते हैं, वही इश्यू वापस पढ़ित हो जाते हैं। क्लियर, तो एक चैप्टर आपका और खत्म, नॉर्मलाइजेशन और डीनॉर्मलाइजेशन। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, आगे बढ़ते हैं अपन। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कह रहा है एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, दो वैल्यू नहीं होनी चाहिए। एलिमिनेट रिपीटिंग ग्रुप्स, ठीक है। फर्स्ट सेकंड NF कहता है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, और नो पार्सल डिपेंडेंसी, 2NF और नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, 3NF BCNF, 3NF और एवरी डिटरमिनेंट इज सुपर की, 4NF BCNF और नो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, 5NF 4NF और नो जॉइंट डिपेंडेंसी। बच्चों क्लियर, हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म है अभी तक की इनमें। एलिमिनेट रिपीटिंग ग्रुप्स, डिपेंड्स ऑन द होल की, रिमूव ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, स्ट्रॉन्गर देन 3NF, रिमूव मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, और हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म। क्लियर, तो मैं चाहता हूं एक बार सब कमेंट करें, फिर इसके थोड़े न्यूमेरिकल देखते हैं कि किस तरीके से इनको परफॉर्म किया जाता है। क्लियर, फिर अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक दो पॉइंट यहाँ और आगे उनको भी देख लेते हैं। नॉर्मलाइजेशन इंप्रूव डेटा क्वालिटी, नॉर्मलाइजेशन से रिडंडेंसी कम होती है। हायर नॉर्मल फॉर्म रिड्यूस रिडंडेंसी, 3NF, ये देखिए ये क्वेश्चन आया था कॉम्पिटिटिव में, 3NF इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन रियल वर्ल्ड, क्योंकि ये ना तो कम बीपी करता है ना हाई बीपी करता है। बच्चों क्लियर, और याद रखिए डीनॉर्मलाइजेशन में यूज टू परफॉर्म ट्यूनिंग, परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, प्रदर्शन या परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए डीनॉर्मलाइजेशन किया जाता है। रिपोर्टिंग में किया जाता है, रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए
किया जाता है, वेयर हाउस के अंदर डेटा स्टोर किया जाता है, तो डिनॉर्मलाइज करके किया जाता है। बच्चों क्लियर? तो ये एक चैप्टर खत्म है बच्चों। अब इसके थोड़े न्यूमेरिकल करते हैं, पीडीबीएमएस आर्किटेक्चर के ऊपर चलेंगे। अब बच्चों देखिए थोड़े न्यूमेरिकल अपन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अपन इसी की बात कर लेते हैं, ये जो भी 4-5 क्वेश्चन है इन सब की बात कर लेते हैं। क्लियर? ये है ए से बी, सी से डी, ए से बी था, ए से बी था, सी से डी था और बी से सी था। ए बी सी डी और लास्ट में बी सी, है ना? ए बी सी डी और लास्ट में बी सी, याद रखना बच्चों, ए बी सी डी लास्ट में बी सी। क्लियर? ताकि इनके न्यूमेरिकल आपके समझ में आ जाए। ए बी सी डी और लास्ट में बी सी, ठीक है? ए बी सी डी रिलेशन क्या है? तो रिलेशन है बच्चों ए बी सी डी, सी डी बच्चों, ए से बी, बी से सी, बी 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 से सी, ए बी सी डी, ए बी सी डी लास्ट में बी सी, लास्ट में बी सी। आपको यह बताना है कि ये जो टेबल है, हाँ जी समझ में आ रहा है क्या? थोड़ी तारीफ कर दो मेरी फटाफट, फटाफट तारीफ कर दो बच्चों, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। अरे तारीफ करो ना, गरीब हो, तारीफ करो। सर एग्जाम के बाद भी कंप्यूटर कोर्स ले सकते हैं? एग्जाम के बाद लेके क्या करोगे? एग्जाम से पहले ले लो। अरे एग्जाम के बाद लेके क्या करेगी? पूरा जी जान से तैयारी करो। क्या कोई पैकेज थोड़ी है बच्चों कि बाद में तैयारी करेंगे? नहीं, अभी करो जी जान से, अभी करो बच्चों जी जान से। इसी नौकरी में लगना, अभी तो 80 दिन दूर है एग्जाम। 80 दिन में कोई कुछ नहीं कर पाया तो फिर कुछ भी नहीं कर पाएगा। लोग तो 8-8 दिन में कर लेते हैं। देखो कितनी तारीफ आ रही है, रेट बढ़ेगी क्या? ये तारीफ नहीं है बाबू, मैंने तारीफ के लिए बोला था, तो मेरा मस्तिष्क खराब कर देते हो यार। बोला क्या था, कर क्या रहे हो? मैंने कहा मेरी तारीफ करो क्यों, है ना? तारीफ करो तो वो वगैरह डेट बढ़ेगी क्या? तारीफ है क्या? ये तो मेरा शोषण है, मैं 3 बार तो बता के आ चुका हूँ यूट्यूब पे। चलो तुम तारीफ लायक कोई नहीं इसका, वेरी गुड। देखो इधर आ जाइए। अब देखो बच्चों यहाँ पर आइए, नॉर्मल फॉर्म की बातें करते हैं। जितने भी नॉर्मल फॉर्म पढ़ी उनको देख लेते हैं। ज्योति जैन कह रही है सर मैं कॉलेज में पढ़ाते हो, ठीक है, तो अब कहाँ पढ़ाना है इसके बाद? कहाँ पढ़ाना है इसके बाद? स्कूल में? हाँ ज्योति जैन, आप इस तरह से बेस्ट टीचर, ठीक है, अब हो गई। अब मत करना लेकिन बीच बीच में, अब पढ़ लो, इसको खत्म करते हैं। ठीक है बच्चों, जो भी आपकी भावना है, मेरे को तो रेस्ट करना था, कर लिया मैंने, है ना? हो गया मेरा रेस्ट, अभी इधर आ जाओ। अब बच्चों मेरे को ये देखना है रिलेशन कौन सी नॉर्मल फॉर्म में। बच्चों क्लियर? रिलेशन मतलब पूरी टेबल, ये रिलेशन कौन सी नॉर्मल फॉर्म में, ये रिलेशन कौन सी नॉर्मल फॉर्म में, कौन सी नॉर्मल फॉर्म में, सब कुछ बताना है नॉर्मल फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में। तो किसी भी रिलेशन के नॉर्मल फॉर्म के लिए आपको क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो कैंडिडेट की चाहिए, कैंडिडेट की आपको प्राइम एट्रीब्यूट चाहिए, प्राइम एट्रीब्यूट चाहिए, प्राइम एट्रीब्यूट ये आपको चाहिए, और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट चाहिए, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट चाहिए, एट्रीब्यूट चाहिए, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट चाहिए। आपको कैंडिडेट की चाहिए, प्राइम एट्रीब्यूट चाहिए, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों एक चीज बताइए, अलर्ट रहना थोड़ा सा। बच्चों मैंने कहा ABCD कितने कितने एट्रीब्यूट है? 4। ए से बी आया, बी से सी आया, सी से डी आया। मैंने कहा इधर सबसे पहले कैंडिडेट की निकलती है हर चीज में, तो कैंडिडेट की निकाल के देख लेते हैं। बच्चों बी आया, सी आया, डी आया, तो प्रत्येक कैंडिडेट की में क्या आएगा? प्रत्येक कैंडिडेट की में ए आएगा, में ए आएगा, ए आएगा, ठीक है।
अब ए आएगा तो ए का क्लोजर सेट निकाल लेते हैं। ए से ए आया, ए से बी आया, बी से सी आया, बच्चों क्लियर, और सी से डी आया। इसका मतलब ए ही कैंडिडेट की है बच्चों क्लियर। अब इसका और कुछ ले ही नहीं सकते, तो इसका कैंडिडेट की कौन हो गया? ए हो गया बच्चों क्लियर। तो कैंडिडेट की क्या है? तो कैंडिडेट की आपका ए है, ठीक है। प्राइम एट्रीब्यूट क्या है? तो प्राइम एट्रीब्यूट भी आपके ए है। प्राइम एट्रीब्यूट ये भी क्या है बच्चों? ए है। और इसके बाद बच्चों नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ये कौन से? तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आपके, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आपके जो बच गए वो है बी सी डी। अब बच्चों अपन को एफडी को चेक करना है, कौन सी एफडी किसमें। एक बार बताइए, इस पहली एफडी को देखिए, रिलेशन आपका क्या था? रिलेशन आपका ए बी सी डी के अंदर था। एफडी कौन कौन सी थी? पहली एफडी आपकी ये थी, पहली एफडी थी ए टू बी बच्चों क्लियर। दूसरी क्या थी? दूसरी एफडी थी, दूसरी एफडी कौन सी थी आपकी? सी से डी। और तीसरी एफडी आपकी थी क्या? बी से सी बच्चों क्लियर। चलिए एक बार बताइए, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को दिमाग में लाइए। फर्स्ट नॉर्मल कहती है एफडी है, तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है। ये भी फर्स्ट में है, ये भी फर्स्ट में है, ये भी फर्स्ट में, कोई दिक्कत होगा ही नहीं। नेक्स्ट चलिए, सेकंड नॉर्मल फॉर्म को दिमाग में लाइए। अगर इधर नॉन प्राइम है, नॉन प्राइम है, नॉन प्राइम है, क्या ये नॉन प्राइम है? यस। सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है? सेकंड नॉर्मल फॉर्म कहती है कि चेक करने का एक तरीका, अगर इधर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, तब इधर जाना। क्या ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है? यस, तो इधर जाना। तो इधर सी के एस के होना चाहिए, बिल्कुल है, ये 2NF। अगर इधर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, बिल्कुल नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, तब जाना, बिल्कुल है। इधर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, तब इधर जाना। तो इधर सी के एस के का बच्चा नहीं रहना चाहिए, इसका बच्चा तो ये बच्चों ए का कोई बच्चा ही नहीं, ए ही होना चाहिए या कोई और होना चाहिए। तो ये भी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में बच्चों क्लियर है। क्यों है सेकंड नॉर्मल फॉर्म में? अरे ए का टुकड़ा नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी हो। अगर इधर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है तो इधर ए का टुकड़ा नहीं होना चाहिए, नो पार्शियल डिपेंडेंसी ऑन सी के और एस के। सी के और एस के का बच्चा इधर नहीं होना चाहिए बच्चों, नहीं है ये, तो इधर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट रह सकता है, ये कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सी के और एस के का बच्चा इधर नहीं रह सकता बच्चों। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है तो इधर बच्चों, इधर भी नॉन प्राइम है तो चलेगा बच्चों, टू सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। तो याद रखना, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, अगर इधर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है तो चलेगा, और अगर इधर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट और इधर सी के और एस के है तो भी चलेगा। तो फिर कब नहीं चलेगा? जब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है वो किसके ऊपर टिका हुआ है? सी के और एस के बच्चे पर, बच्चे पर मतलब सबसेट पर, बच्चे पर टिका हुआ है, तो फिर वो नहीं चलेगा, ये पार्शियल डिपेंडेंसी हो जाएगी। इधर देखिए प्राइम नॉन प्राइम है, लेकिन इधर खुद की आ गई, ठीक है। इधर नॉन प्राइम है, इधर नॉन प्राइम में चलेगा, नॉन प्राइम में, नॉन प्राइम में चलेगा, तो तीनों एफडी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में भी है। अब बच्चों के थर्ड नॉर्मल फॉर्म में चेक कर लेते हैं। थर्ड नॉर्मल फॉर्म ये कहती है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या कह रही है? तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म आपको ये कह रही है कि या तो इधर प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए या फिर सी के या एस के होना चाहिए, ठीक है, सी के या एस के होना चाहिए, इधर की तरफ सी के या एस के होना चाहिए। तो इधर तो बच्चों या तो प्राइम एट्रीब्यूट हो, नहीं प्राइम तो नहीं है, लेकिन इधर सी के एस के तो है, इसका मतलब थर्ड नॉर्मल फॉर्म में बच्चों, या तो उधर या तो इधर ये या इधर ये, ठीक है बच्चों क्लियर। इसको बोलते हैं नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। बच्चों एक बार बताइए, क्या उधर प्राइम एट्रीब्यूट है? नहीं है। क्या इधर सी के एस के नहीं है? तो क्या ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है? बिल्कुल नहीं है। क्या ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है? बिल्कुल नहीं है। ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी नहीं। तो इसका मतलब ये ध्यान रखना, ये BCNF में दोनों ही नहीं होंगे। BCNF क्या कहता है? BCNF ये कहता है, BCNF क्या कहता है? तो BCNF ये कहता है कि BCNF क्या कहता है कि इधर केवल CK और SK ही होना चाहिए, सुपर की या कैंडिडेट की होनी चाहिए, बस एक शर्त, यहाँ पर दोनों में से कोई भी हो चलेगा। और वो कह रहा है उधर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है तो इधर बच्चा नहीं होना चाहिए CK और SK का। इसको नो पार्शियल डिपेंडेंसी कहते हैं, इसको नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कहते हैं बच्चों क्लियर। और इसको कहते हैं कि ऑल एफडीज, ऑल एट्रीब्यूट डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की बोलते हैं बच्चों, या की एलिमेंट बोलते हैं। ये BCNF में नहीं होगा क्योंकि 3NF में भी नहीं है, फिर भी चेक करना चाहो तो कर लो बच्चों। यहाँ प्राइमरी की होनी चाहिए, नहीं है, नहीं है बच्चों क्लियर। इसका मतलब BCNF में भी नहीं और 4NF में भी नहीं है, ये भी पॉइंट याद रखना।
क्योंकि जो इसमें ही नहीं है वो 4NF में कैसे होगा, 5NF में भी नहीं होगा। बच्चों क्लियर? इसको चेक कर लो, क्या ये BCNF में है? इधर प्राइमरी की है, इसका मतलब ये BCNF के अंदर, BCNF के अंदर है। बच्चों क्लियर? तो एक बार बताइए क्या बनेगा इसका डायग्राम? तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा बच्चों। ये होगी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, ये हो गई बच्चों सेकंड नॉर्मल फॉर्म, और ये हो गई बच्चों थर्ड नॉर्मल फॉर्म, और ये हो गई बच्चों BCNF। इस BCNF में केवल एक FD है, ए से बी। इस 3NF में बच्चों एक भी नहीं है। इस 2NF में बच्चों 2 FD है। 2NF के अंदर बच्चों कौन सी? C से D और B to C, ये FD यहाँ पर। इसका मतलब पूरा रिलेशन किसमें है? BCNF में नहीं है, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है। रिलेशन, इसलिए रिलेशन जो सब फॉलो करे उसमें रिलेशन होगा, इसलिए रिलेशन केवल सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में, केवल सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है। बच्चों क्लियर? ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। रिलेशन केवल सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर। एक बार कमेंट करो सब बच्चे, ये आंसर बिल्कुल क्लियर है, पूरा समझ में आ गया, पूरा लॉजिक लग गया, कोई दिक्कत है ही नहीं 1% भी। क्लियर? हाँ जी, कैसे चेक करते हैं? सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन अपन और देखते हैं बच्चों, उसकी भी कॉपी यही करते हैं ताकि नोट सही रहे। बच्चों XYZ W, XY से Z, Z से YW, W से X, XYZW, XY से Z, Z से YW और W से। मेरे तो याददाश्त कोई खत्म हो गई, क्या हो गया? केवल कंप्यूटर भर गया खोपड़ी में, कुछ याद ही नहीं रहता। जीवन को क्या करे? देखो ये इतना से याद नहीं हो पा रहा है, यह हालत है, मेरी भी गरीबी बढ़ती जा रही है। XYZW, XY से Z, Z से YW, XY से Z और Z से YW, XY से Z और Z से YW। बच्चों XY से Z और Z से YW, XY से Z, XY से Z और Z से YW, और रिलेशन क्या है? XYZW, 4 एट्रीब्यूट है, और एक और था सेटअप, एक FD और थी, उसको भी देख लेते हैं। एक FD क्या थी? एक FD थी W से X, एक FD थी W से X, एक FD थी W से X। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं कौन किस में। एक चीज ध्यान रखना, कल 10 बजे मेरी ऑफिस की छुट्टी है। अब समझ आया इस एग्जाम्पल से, थैंक्स। ठीक है महेंद्र जी, एक तो कल छुट्टी है तो 10 बजे भी मैराथन चलेगी, तो 10 बजे सब जुड़ जाना, और शाम को 6 बजे भी चलेगी, और टाइम मिला तो रीजनिंग की भी ले लेंगे बीच में, है ना? क्लास छोटी करो सर। अरे 1.25 घंटे की तो रहेगी ना बाबू, नवल 1.25 घंटे की तो रहेगी। बच्चों क्लियर? 1.25 घंटे की तो रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों बस ये खत्म हो गया, एक चैप्टर पूरा खत्म हो गया, फिर जो कुछ बचा कल की क्लास में खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आइए XYZW, इस पे रखना, X आ गया, Y आ गया, Z आ गया, W आ गया। ठीक है, तो यही था कि क्वेश्चन एक बार वापस देख लो, गरीबों तुम। XYZ, Z से YW, W से X। ठीक है, ये है W से X, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों एक बार बताइए, प्रत्येक हिट एंड ट्रायल फेल, XYZW चारों आगे, इसका मतलब प्रत्येक को चेक करना पड़ेगा। अब ये नहीं बोल सकते कि कैंडिडेट की में इतना तो होना ही चाहिए, प्रत्येक कैंडिडेट में इतना तो होना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। प्रत्येक एट्रीब्यूट को चेक करेंगे, प्रत्येक एट्रीब्यूट को चेक करेंगे, वो क्या करेंगे? चेक करेंगे। ठीक है, पहले अपन किसको चेक करते हैं? X, क्योंकि अपना मेन टारगेट क्या है? कैंडिडेट की X का क्लोजर, X के क्लोजर में X तो आएगा ही बच्चों, आगे नहीं जा सकता, इसका मतलब X नहीं है।
वाई का क्लोजर, वाई में वाई तो आएगा ही, लेकिन आगे नहीं जा सकता। बच्चों जेड का क्लोजर, जेड में जेड तो आएगा ही, और जेड से वाई डब्ल्यू आएगा, और बच्चों डब्ल्यू से एक्स आ जाएगा। तो जेड एक कैंडिडेट की है, ये पॉइंट याद रखना। जेड एक कैंडिडेट की आ चुका है, गरीबों जेड एक कैंडिडेट की आ चुका। अब बच्चों बच्चा कौन, डब्ल्यू को चेक करो, क्योंकि शॉर्टकट फेल हो गए तो सारे एट्रीब्यूट को चेक करो। ये फेल हो गया, ये फेल हो गया, ये पास हो गया, ये चेक करना डब्ल्यू। तो डब्ल्यू के क्लोजर सेट में डब्ल्यू तो आएगा, डब्ल्यू तो आएगा, डब्ल्यू से एक्स आ गया बच्चों, क्लियर, और आगे नहीं आएगा, इसका मतलब ये भी फेल हो। अब बच्चों अपन क्या करें, ये जो तीन बचे इन तीनों को ही मर्ज कर करके देखते हैं, दो दो के सेट बना के देखते हैं। बच्चों हो सकता है एक्स के साथ वाई, एक्स के साथ एक्स, एक्स के साथ क्या क्या हो सकता है, एक्स के साथ वाई, एक्स के साथ जेड मत कर देना क्योंकि जेड तो हो गया, एक्स के साथ वाई, या एक्स के साथ क्या बच्चों डब्लू, एक्स के साथ वाई, एक्स के साथ डब्लू, या वाई के साथ डब्लू, या वाई के साथ डब्लू, यही तो बन सकता है भाई एक्स, क्योंकि जेड तो ले नहीं सकते, जेड तो कैंडिडेट की है, तो सुपर बन जाएगा। तो दो दो को देखो, एक्स के साथ वाई, एक्स के साथ डब्लू, या वाई के साथ डब्लू, या एक्स के साथ डब्लू, एक्स के साथ डब्लू हो गया, वाई के साथ डब्लू, वाई के साथ डब्लू हो गया, और एक्स के साथ वाई। ठीक है, तीन है ना आपके, कौन कौन से बच्चे, एक्स वाई डब्लू बचा, एक्स वाई डब्लू, तो एक्स के साथ वाई, एक्स के साथ डब्लू, और वाई के साथ डब्लू। क्लियर, इनको और देख लेते हैं। तो बच्चों एक्स वाई को चेक करते हैं पहले, एक्स वाई को चेक, एक्स वाई के क्लोजर में एक्स वाई तो आएगा ही, और एक्स वाई के बाद जेड आएगा, और जेड के बाद डब्लू भी आ जाएगा। तो एक्स वाई भी बच्चों आपकी कैंडिडेट की हो गया। ठीक है, देखो जेड नहीं आना चाहिए तो अब नहीं आ रहा, एक्स डब्लू देखिए, एक्स डब्लू में एक्स डब्लू तो आएगा ही, एक्स डब्लू, डब्लू में ये हो गया एक्स डब्लू। ठीक है, तो ये आपका फेल हो गया, ये फिर फेल हो गया एक्स डब्लू, वाई डब्लू में वाई डब्लू तो आएगा ही, और डब्लू में क्या आएगा, एक्स आएगा, और एक्स वाई में क्या आएगा, जेड आएगा, तो वाई डब्लू भी एक कैंडिडेट की हो गया बच्चों, क्लियर, वाई डब्लू भी एक कैंडिडेट की हो गया। तो ये कैंडिडेट की है और ये भी कैंडिडेट की है, वाई डब्लू भी एक कैंडिडेट की है, वाई डब्लू में वाई डब्लू तो आएगा, डब्लू में एक्स आएगा, डब्लू में एक्स आएगा, है ना, और एक्स वाई में जेड आएगा। ठीक है, अब एक्स डब्लू का ग्रुप, एक्स डब्लू के साथ क्या क्या चेक करें, एक्स डब्लू के साथ वाई लेंगे, एक्स डब्लू के साथ वाई एक्स वाई हो जाएगा बच्चों, क्लियर, एक्स डब्लू के साथ जेड लेंगे, और एक्स डब्लू के साथ वाई जेड लेंगे, जो कि सुपर 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 बन जाएगा बच्चों, क्लियर, क्यों, क्योंकि यहाँ से जेड सुपर या जेड सुपर हो जाए बच्चों, क्लियर, ये तीनों कैंडिडेट की है। तो बच्चों एक बार बताइए प्राइम एट्रीब्यूट कौन कौन होंगे, तो प्राइम एट्रीब्यूट होंगे आपके एक्स वाई जेड और डब्लू, और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन से होंगे, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन से होंगे, तो कोई भी नहीं बच्चों, क्लियर। चलिए, अब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है ही नहीं, तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म तो ऑटोमेटिक ही हो गया, क्योंकि ये कह रहा है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कोई है ही नहीं बच्चों, क्लियर। तो इसका मतलब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म आई, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म आई, सेकंड नॉर्मल फॉर्म आई, क्योंकि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नॉन प्राइम अगर उधर है तब इधर जाओ, नॉन प्राइम कोई है ही नहीं, तो फर्स्ट तो हो ही गया और सेकंड भी हो गया बच्चों, क्लियर, ये फर्स्ट तो हो ही गया और सेकंड भी हो ही गया। अब थर्ड देखो, थर्ड ये कहता है या तो इधर प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए, तो प्राइम तो नहीं है, ये तो क्लियर, प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए, पीए होना चाहिए, न तो इधर ना फिर इधर, इधर इधर क्या है, इधर होनी चाहिए प्राइमरी की, तो एक्स वाई प्राइमरी की है, जेड भी प्राइमरी की है, लेकिन डब्लू प्राइमरी की नहीं है, इसका मतलब ये 3NF में नहीं, क्या ये 3NF में है, नहीं, तो फिर क्या ये BCNF में होगा, नहीं, ये BCNF में भी नहीं होगा। और बच्चों ये बताइए 3NF में होगा, और ये भी 3NF में होगा। BCNF क्या कहता है, प्राइमरी की से निकल रहा है, तो बच्चों ये BCNF में भी होगा बच्चों, क्लियर, BCNF में भी होगा। तो कौन कौन सी एफडी BCNF में है, तो BCNF के अंदर ये एफडी है और ये एफडी है, ये 2NF तक ही है, इसलिए रिलेशन 2NF तक ही होगा बच्चों, रिलेशन 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 2NF के अंदर 2NF में है, ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर, एक बार क्लास कितने बजे स्टार्ट हुई थी आज, रोज 6 बजे स्टार्ट होती है, 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाता होगा, तो हमारी नींद नहीं खुलती है,
तुम तो खतरनाक हो बच्चों। तुमको जब बोल रखा है 6 बजे से लगा के 6:30 बजे के बीच में, कभी भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। इसको पढ़ लेना, बहुत कीमती है, नौकरी लगाएगी ये क्लास। क्लियर? तो आप बताइए, अब मेरे हिसाब से पूरा क्लियर हो गया होगा क्या होता है और क्या नहीं होता। हाँ जी, नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, कमेंट करो फटाफट। गरीब बच्चों कमेंट कर दो स्पीड से। हाँ जी, एक क्वेश्चन अपन और देखते हैं। एबीसी से डी और डी से एबी, 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 एबीसी से डी, एबीसी से डी और डी से एबी, एबीसी से डी और डी से एबी। बच्चों क्लियर? इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। और बच्चों याद रखना, यहाँ पर रिलेशन है ए बी सी डी ई के बीच। क्लियर? अपन को सब कुछ निकालना, कौन सी नॉर्मल फॉर्म में, कौन सी नॉर्मल फॉर्म में नहीं। आज लेट हो गया नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण बस। ठीक है बच्चे, अब नेटवर्क आ जाए तो देख लेना, इतना क्या भावुक होना। ये कहीं जाएगा थोड़ी, तेरे पास ही रहेगा। वो जो लाइव का बटन है ना, उसके अंदर चले जाना, क्लास को स्टार्ट करके देख लेना। और जो मैंने आज तुमको बताया कि तारीफ किया करो, तुम चाय के ठेले पे बैठ के तो किया करो। वो मैं बोलता ही ऐसे हूं, तो उसको मजाक में मत लिया करो, बोला करो, लोगों को बताया करो। ठीक है ना? क्या क्या बोला था मैंने आज, उसको देख लेना एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर चलिए। ए भी आ गया, सी की कमी है, और डी और ई आ गया। तो प्रत्येक कैंडिडेट की में, प्रत्येक कैंडिडेट की में, प्रत्येक कैंडिडेट की में सी तो आएगा ही, सी तो आएगा ही, आएगा ही। बच्चों क्लियर? तो बच्चों सी का क्लोजर निकालते हैं। सी में सी आएगा और तो कुछ नहीं आ पाएगा, इसका मतलब सी तो प्राइमरी की नहीं। तो सी के ग्रुप लो, सी प्राइमरी की नहीं। सी के ग्रुप कौन कौन से बनेंगे? सी के साथ ए, सी के साथ बी, सी के साथ डी। बच्चों क्लियर? सी के साथ ई, यही तो ग्रुप बनेंगे। बच्चों क्लियर? सी के साथ डी, सी के साथ ई। इसका क्लोजर निकालते हैं अपन। एसी में एसी तो आएगा ही और कोई नहीं आ पाएगा, इसका मतलब ये कैंडिडेट की नहीं। बीसी में बीसी तो आएगा ही और कोई नहीं आ सकता। सीडी में सीडी तो आएगा ही, सीडी तो आएगा ही, और डी में ए बी आ जाएगा। बच्चों क्लियर? और एबीसी से आपका ई बी आ जाएगा। तो एक कैंडिडेट की, बस 2 मिनट, एक कैंडिडेट की आपकी कौन सी हो गई बच्चों? सीडी। ठीक है, अब बच्चों सी देखते हैं। सी में सी तो आएगा ही, सी तो आएगा ही। बच्चों क्लियर? और नहीं आएगा तो ये भी खत्म। अब बच्चों एक बार बताइए, जो जो खत्म हो गए उनके जोड़े बनाते हैं। तो एसी के साथ कौन कौन जोड़ा बना सकता है? बी बना सकता है, एसी के साथ डी बना सकता है। क्लियर? ये 2 बना सकते हैं। अच्छा, बीसी के साथ कौन बना सकता है? तो बीसी के साथ ए बना सकता है, बीसी के साथ ए बना सकता है, और बीसी के साथ डी बना सकता है। बच्चों डी बना सकता है। और सी के साथ कौन बना सकता है? तो सी के साथ ए बना सकता है और सी के साथ डी बना जा सकता है। क्लियर? इसके अलावा तो कोई एसी के साथ बी और डी, और एसी के साथ ई, एसी के साथ ई, क्योंकि 5 है ना बच्चों, तो ध्यान रखना ये 5 है। तो बी डी और ई, और ए बी के साथ सी डी, और ए बी के साथ ई भी बना सकता है। ए बी के साथ कौन बना सकता है? ई। अब बच्चों जो रिपीट है उनको तो अपन हटा देते हैं और देख लेते हैं। अब बच्चों कौन कौन रिपीट है? ए सी ई यहाँ भी है, इसको हटा दो। ए सी बी यहाँ भी है, ए सी बी यहाँ भी है, ये भी हटा दो। ए सी डी यहाँ भी है, ए सी डी है ना, ए सी डी, सी डी, ए बी और बी सी डी। 2 हट गए, और 1 2 3 4 5 6 बच गए। और कोई रिपीट है क्या? देखो आप, ए सी कहीं नहीं है, ए बी सी, ए बी सी कहीं है क्या? हो गया। ए सी डी कहीं है क्या? नहीं है। फिर बी सी डी कहीं है क्या? नहीं है। ठीक है, ये बच्चे। तो ए सी से ए सी तो आएगा ही। ठीक है, ए सी तो आएगा ही। ए सी ई तो ये खत्म हो गया। ए बी सी से ए बी सी तो आएगा ही, और क्या हो जाएगा? डी। तो ए बी सी भी एक क्या हो गया? ए बी सी, ये भी एक कैंडिडेट की हो गया।
बच्चों क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसीडी बच्चों सीडी नहीं है इसलिए चलेगा वो, एसीडी से एसीडी तो आएगा ही, और डी से क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, और एबीसी से बच्चों ई आ जाएगा। तो एसीडी भी एक कैंडिडेट की हो गया, लेकिन इसमें सीडी आ गया इसलिए सुपर की हो जाएगा। बच्चों क्लियर, ये पॉइंट भी काट दो। बीसीडी से बीसीडी तो आएगा ही, लेकिन इसमें सीडी आ गया तो सुपर की बन गया। बच्चों सीडी आ गया सुपर की बन गया। ए बी ई में ए बी तो आएगा ही, ए बी ई तो आएगा ही। बच्चों क्लियर, अब कोई आगे जाएगा नहीं। तो ए बी ई के साथ जब मैं ग्रुप बनाऊंगा, क्योंकि ना तो ये सुपर बना ना कुछ और, तो ए बी ई के साथ बच्चों या तो सी लगेगा या ए बी ई के साथ डी लगेगा। तो डी लगते ही सी डी बन जाएगा, ये हट जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ए बी सी, ये भी हट जाएगा। तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ध्यान रखिए, इसका मतलब ये हो गया कि प्राइम एट्रीब्यूट आपके कौन कौन है। तो प्राइम एट्रीब्यूट ए है, बी है, सी है और डी है। और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट बच्चों ये कौन है, ई है। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में सब होते हैं, तो ये भी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ये भी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा। सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है, तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म कहती है कि अगर इधर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है तो डी तो क्या है, नॉन प्राइम, और ई भी क्या है, ये ई नॉन प्राइम है। बच्चों क्लियर। तो बच्चों एक बार बताइए, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, एबीसी से डी और एबीसी से ई, एबीसी से ई, ये भी तो लिख सकता हूँ। तो नॉन प्राइम कौन है, केवल ई। तो फिर अपन को इधर जाना है बच्चों, इधर प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए, इधर पूरा फुल्ली फंक्शनल। बच्चों इधर कैंडिडेट की होनी चाहिए, उसका बच्चा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये सेकंड नॉर्मल में है, और ये तो है ही क्योंकि ये तो प्राइम एट्रीब्यूट है, तो ये तो ऑलरेडी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। बच्चों क्लियर, इसका मतलब ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। बच्चों क्लियर, क्योंकि इसके दो टुकड़े हैं, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। अब आइए इसको देखते हैं अपन, ए बी को। तो ए बी इधर तो दोनों ही प्राइम एट्रीब्यूट है, तो इधर जाने की जरूरत ही नहीं है, ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हो गए। सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए अगर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है तब जाओ। बच्चों क्लियर, प्राइम एट्रीब्यूट है तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हो गए। अगर याद रखिए हर बार प्राइम एट्रीब्यूट है उधर तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हो गए, और नॉन प्राइम है तो फिर चेक करो, ठीक है। 3NF देखिए, 3NF क्या कहता है, या तो इधर है या तो इधर प्राइम एट्रीब्यूट होने चाहिए। तो बच्चों या तो इधर प्राइम एट्रीब्यूट बिल्कुल है, तो ये तो 3NF में है, क्योंकि चाहे ए लो चाहे बी लो दोनों ही प्राइम है, कोई दिक्कत नहीं। और इधर एक तो प्राइम है बच्चों, कौन सा, ई, लेकिन ये नॉन प्राइम है ना। तो फिर इधर आओ, इधर प्राइमरी की होनी चाहिए, तो ये 3NF के अंदर भी है। अब BCNF देखो, मतलब ये की एट्रीब्यूट से नहीं करना चाहिए, की एट्रीब्यूट ये ऊपर तो है, तो ऊपर तो है तो ये BCNF हो गया, BCNF हो गया। इधर डी की एट्रीब्यूट है क्या, तो की एट्रीब्यूट डी नहीं है, CD है। तो बच्चों ये आपका BCNF में नहीं। इसका मतलब रिलेशन 3NF के अंदर, रिलेशन 3NF के अंदर, रिलेशन 3NF के अंदर है। बच्चों क्लियर, 3NF के अंदर है। बच्चों क्लियर, एक बार कमेंट कर दो। ये पूरा DBMS, एक क्लास और बाकी है, ये DBMS कल खत्म, फिर लेंगे अपन SQL जो 2 ही क्लास का है, SQL और रिलेशनल अलजेब्रा। ठीक है बच्चों, तो याद रखिए सब कुछ मैंने बता दिया। अब आपको केवल MCQ कराने हैं और पैटर्न वाइज कुछ क्वेश्चन है उनको अपन को सोल्व करना है। एक क्लास में पूरा खत्म हो जाएगा, 2 घंटे की एक क्लास में क्या DBMS मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद। क्लियर है बच्चों, कल मिलते हैं 10 बजे DBMS के अगले पार्ट के लिए, सुबह 10 बजे। धन्यवाद। कल मेरी छुट्टी है तो कल भी मैं 2 बार लूंगा मैराथन, और संडे को भी मैं 2 बार लूंगा मैराथन, ताकि मैंने आपसे वादा किया कि 45 दिन पहले ही फ्री कर दूंगा आपको। तो 45 दिन में आपका पूरा कंटेंट तैयार कर देना है, ठीक है। और बच्चों प्रचार प्रसार किया करो, लग जाओ चाय के ठेले पे, कहीं पर भी तुम जाते हो बैठ के तारीफ किया करो, ठीक है। धन्यवाद।